Namaskar and welcome to Sunset Television. I am Vishal Dahiya and you're watching our special show on the assembly elections. Specifically, we're going to talk about the exit polls as well. I'm joined by my colleague, Ms. Manoj Verma here as well. The purpose of the next 2 hours is to bring you details of what the exit polls are talking about. Also put in place a picture as to what can be expected on the morning of 10th of March, when the counting will begin in all the 5 states. We'll look at all aspects of not only the exit polls, but also the actual polls which took place for almost 2 months in these 5 states. We'll try and understand various aspects of this entire electoral exercise in the states of Uttar Pradesh, Punjab, Manipur, Goa and Uttarakhand. And for more on this, we'll be joined by 2 special guests who are there with us in the studio. Mr. Sanjay Singh is with us, a senior journalist, and we're also joined by Mr. Hitesh Shankar, the editor of Panchjanya with us. Manoj ji? जी बिल्कुल दहिया जी, जैसे आपने बताया कि जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं, दरअसल इनका बहुत व्यापक एक असर देखने को हमें मिल सकता है। खासतौर से जिस तरह से एग्जिट पोल सामने आए हैं, जाहिर सी बात है राज्यवार हम अगले 2 घंटे इस पे चर्चा करेंगे, इन्हें समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जिट पोल में जो कुछ उभर के सामने आ रहा है उसकी असलियत क्या है, जमीन पर क्या यही हकीकत है, जिसे हम समझने की कोशिश करेंगे। इस विभिन्न पहलुओं को जानेंगे। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 7 तारीख को संपन्न हो चुका है। 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर विधानसभा चुनाव में किसकी ताजपोशी होगी, अब सबकी नजरें इस पर टिकी हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में किसकी बनेगी सरकार, सबसे बड़ा सवाल। इसका सही जवाब तो 10 मार्च को मिलेगा, जब चुनाव आयोग परिणाम घोषित करेगा। लेकिन उससे पहले सर्वे एजेंसियों ने अपने अपने अनुमान सामने रखे हैं। एग्जिट पोल के ये अनुमान कितने सटीक होंगे, इसकी भी परीक्षा है। 2017 के नतीजों से कितने अलग हैं एग्जिट पोल के संकेत, ये हर कोई जानना चाहेगा। और अलग अलग राज्यों के वोट प्रतिशत क्या कर रहे हैं इशारे, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। मतदान में महिला वोटर्स की बढ़ती ताकत के क्या मायने हैं, बताएंगे ये सब कुछ। साथ ही विशेषज्ञों से समझने की कोशिश करेंगे कि 5 राज्यों में क्या तस्वीर उभर सकती है, इसे समझने की हम कोशिश करेंगे। चुनाव नतीजे आने से पहले लोगों ने तमाम तरह के कयास लगाने शुरू कर दिए। किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। लेकिन उससे पहले आज हम आपको तमाम चैनलों और एजेंसियों के एग्जिट पोल से रूबरू कराएंगे। क्या कह रहे हैं एग्जिट पोल के आंकड़े और क्या है इन आंकड़ों के मायने, इसको हमारे साथ मौजूदा खास पैनल के जरिए समझने की हम कोशिश करेंगे। इन 5 राज्यों में विधानसभा की 690 सीटें हैं। इन सभी सीटों के चुनाव नतीजे 10 मार्च को आएंगे। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं, पंजाब में 117, उत्तराखंड में 70, मणिपुर में 60 और गोवा में 40 विधानसभा की सीटें हैं। सबसे पहले देश की सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश के कुछ आंकड़े आपको दिखाते हैं। कैसा रहा देश की सबसे बड़ी विधानसभा का सफर, कैसे 2022 के विधानसभा चुनाव में चरण दर आगे बढ़ा ये चुनाव। तीसरा चरण, 7वां चरण। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान हुआ। पहला चरण 10 फरवरी को हुआ, दूसरा चरण 14 फरवरी को 55 सीटों पर, तीसरा चरण 59 सीटों पर और 20 फरवरी को हुआ। चौथे चरण में 59 सीटों पर 23 फरवरी को मतदान हुआ। 5वें चरण के लिए यूपी में 27 फरवरी को 61 सीटों पर मतदान हुआ। छठे चरण के लिए 3 मार्च को 57 सीटों पर वोटिंग हुई, जबकि 7वें और आखिरी चरण 7 मार्च को 54 सीटों पर वोटिंग संपन्न हुई। जाहिर सी बात है कि जो वोटिंग हुई है इसके प्रतिशत को लेकर भी लगातार बात होती रही। अब रुख करते हैं पूर्वोत्तर भारत का जो राज्य है मणिपुर, इसकी चर्चा करेंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहाड़ी राज्य मणिपुर में 7 सीटों पर 2 चरणों में चुनाव हुआ। पहले चरण का मतदान 28 फरवरी को 38 सीटों पर हुआ, जबकि दूसरे चरण का मतदान 5 मार्च को 22 सीटों पर हुआ। अब बात करते हैं पंजाब की, बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। पंजाब विधानसभा की 117 सीटों पर 20 फरवरी को वोटिंग हुई, तो उत्तराखंड विधानसभा की 70 सीटों पर 14 फरवरी को वोटिंग हुई। देश की सबसे छोटी विधानसभा गोवा के लिए 40 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को
मतदान हुआ। जाहिर सी बात है इन पांचों राज्यों के जो मतदान प्रतिशत रहा और उसके बाद जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं होती रहीं। इन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात मैं शुरुआत करूंगा संजय जी से, क्योंकि जाहिर सी बात है हम एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं, इन्हें समझने की बात कर रहे हैं। हर किसी के मन में यह सवाल आता है ये कितने सही हैं, कितने सटीक होंगे। संजय जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा इसकी, क्योंकि आपने तमाम चुनाव कवर किए हैं, रिपोर्टिंग की है उन चुनावों की। एग्जिट पोल कितने सटीक होते हैं, इनको लेकर क्या एक तरह से हम इशारे समझें, क्या संकेत इसके लगाएं? देखिए, एग्जिट पोल ओपिनियन पोल से अलग है मनोज जी, ये हम सभी जानते हैं। ओपिनियन पोल जिस समय आता है, आपने कई बार देखा होगा, बहुत सारे ओपिनियन को पोल कुछ और दिखाते हैं, और जब एग्जिट पोल आता है तो उन्हीं जो सेम एजेंसीज हैं जो सर्वे कर रही थी ओपिनियन पोल, जब एग्जिट पोल में आते हैं तो थोड़ी उनकी संख्या बदल जाती है। एग्जिट पोल आंकड़े, मतलब फाइनल चुनाव तो जो मतगणना है वो मतगणना है। एग्जिट पोल ब्रॉडली हमने कई सालों से देखा है, कई चुनाव से एक ट्रेंड को इंडिकेट करता है। अगर 5 सर्वे एजेंसी जो हैं एक ट्रेंड को इंडिकेट कर रहे हैं, नंबर में कई बार बहुत बड़ा फासला होता है, जो बड़े विधानसभा है, छोटी विधानसभाओं में भी फासला होता है, लेकिन जैसे अभी हम जिक्र यूपी का कर रहे हैं तो बहुत बड़ा कई बार फासला दिखता है। जैसे पिछले बार किसी ने नहीं कहा था कि 312 बीजेपी को अपने आप पे और 325 सब मिला करके एग्जिट पोल के माध्यम से वो आएगा। जो ट्रेंड दिख रहा है, मैं जो ट्रेंड आ रहा है उससे मैं अग्री करता हूं कि जो ट्रेंड आ रहा है वो ट्रेंड लगभग उस तरह का वो जाएगा। एग्जिट पोल में भी आप देखेंगे 2-4 आउटलायर हैं जिनकी संख्या, मतलब बाकी एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं उससे काफ़ी आगे बढ़ करके वो जा रही है। तो हम किस पे विश्वास करें? तो इसलिए जो हम लोग जर्नलिस्ट हैं या बाकी आप जैसे जो एंकर्स हैं या बाकी लोग जो वो करते हैं रिसर्च, वो पोल ऑफ पोल्स एक दिखाते हैं कि जो सबका एक मीडियन लेकर के कि लगभग इतनी संख्या आएगी जी। तो वहां तक जो ट्रेंड इंडिकेट करता है वो ट्रेंड हमें लगता है कि उसे ब्रॉडली एक्सेप्टेबल वो ट्रेंड होता है। नंबर चाहे, मतलब उसमें चाहे जो फर्क हो, लेकिन बाइपोलर कॉन्टेस्ट में तो ब्रॉडली विशाल सबसे बड़ा सवाल ये उभरता है कि एग्जिट पोल कितने सही कितने गलत। Indeed, and since we're talking about the veracity of exit polls, or rather the science behind the exit polls as well, let me bring in Mr. Sanjay Kumar here as well. Mr. Sanjay Kumar, director of CSTS, has also joined us. Mr. Kumar, welcome to Sunset Television. We're looking at all the exit polls here which have come about for the 5 states which went to poll in the past 2 months in various phases. Now, the question which we are trying to find an answer to before we look at the numbers, before we look at the trend, is the rationale of having exit polls. That's one. 2, what purpose do they serve, and how truthful or how scientifically truthful are exit polls? Oh, you may think that you have asked a very small question, but these are very large questions. Indeed, these are 3 questions. Why should exit poll be done? Yes, if we go into deep and if we want to figure out the utility of these exit polls, I also agree that there is no utility of exit poll except for making an estimate a couple of days before the counting will take place. So really there is no big rationale for doing an exit poll. There is greater sense for doing opinion poll, because in an opinion poll you can catch the issues about which voters are concerned, and those issues can be addressed by the political parties during the campaign. So doing an opinion poll is more meaningful than doing an exit poll. The exit poll is done only for making seat forecast. Now the question of how reliable are these exit polls, Sanjay Singh was already mentioning that an exit poll should be seen as picking up the trend. Yes, there is a compulsion of making seat forecast. Everybody comes out with a number, and all the eyes are focused on those numbers. But I think, frankly, it's not easy. It's very, very difficult to come out with those numbers. The best exit poll can do is to estimate the support base. And how do you measure the support base? By the vote share estimates. So you can, I think it is fairly reasonable to estimate vote share, which gives you support base of political parties, but it becomes very difficult to come out with seat forecast. Okay. Now that's an apt sum up there, and a quick sum up to some larger questions, the 3 big questions which you were asking. But before we'll take them state by state. We'll look at all the 5 states. But before we go there, हितेश जी, आपका इस पर विचार जरूर जानना चाहेंगे। जो एग्जिट पोल्स हैं
उनकी विश्वसनीयता एक तो ये, और जिस तरह से जो हिट्स एंड मिसेस रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिट्स ही हुए हैं, मिसेस भी हुए हैं, और ऐसा भी नहीं है कि हर बार एग्जिट पोल जो है गलत ही अंदाजा लगाता है, बहुत बार सही अंदाजा भी लगाया गया है। जी विशाल जी, मेरा मानना है कि तकनीक जिस तेजी से बढ़ी है, खुद मीडिया भी जनता के सवालों से परे नहीं है। अगर मीडिया के प्रोजेक्शंस में भी बहुत ज़्यादा अंतर होता है तो एक बैकलैश, एक गुस्सा, आप क्या बता रहे थे और तस्वीर क्या है, ये मीडिया को भी झेलना पड़ता है। कोई चैनल, कोई मैगजीन, कोई इसमें अपवाद नहीं। और आप ये देखेंगे कि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में जो ट्रेंड पकड़ने की बात जो संजय जी कर रहे थे, वो ज़्यादा करीब बैठता है एग्जिट पोल। अभी तक के ज़्यादातर उदाहरण है कि एग्जिट पोल ज़्यादा सटीक रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मीडिया किसी ख़ास मंतव्य से ऐसा करता है, मगर ऐसा होता है कि जब ओपिनियन पोल किया जाता है उस समय लोग एकदम से खुलते नहीं हैं। बहुत सारे चरण हैं, लोग कहते हैं अभी तो बहुत दूर चुनाव है, हमारा तो वोट अभी यहाँ है, दिल्ली में है, हम जाएंगे नहीं जाएंगे, वो खुलना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते। इसलिए उस समय जो राय आती है वो बहुत परिष्कृत आप परिणामों की तरफ ले जाए, ऐसा नहीं होता। दूसरी बात ये होती है कि चुनाव के दौरान पहले चरण के बाद जो मोमेंटम सेट होता है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य है, वहाँ पर गाड़ी किस तरह जाएगी, ये पहले चरण के बाद जो फर्दर खुल रहे हैं मुद्दे, उनसे तय होता है, मत प्रतिशत से तय होता है, महिलाओं ने कैसा किया इससे तय होता है, और चुनाव अपराध के मुद्दे पर लड़ा जाएगा, विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा, वो एक गाड़ी रफ्तार लेती है। ओके। ऐसे में जब एग्जिट पोल आता है तो उसके पास, विशेषज्ञों के पास एनालिसिस करने के लिए बहुत सारे बिंदु होते हैं, इसलिए एग्जिट पोल ज़्यादा सटीक हो जाते हैं मीडिया के लिए भी, कि उन्होंने बीच में कोई भी रिपोर्ट की हो। आप ये देखिए कि एकदम एग्जिट पोल आते ही अंतिम चरण की जब मतदान के बाद में आते हैं, वो चैनल्स और वो अखबार जो कल तक दूसरी तस्वीर दिखा रहे थे, एकदम तस्वीर बदली हुई दिखाई देती है, क्योंकि वो आपके पास विश्लेषण के लिए बहुत सारी सामग्री उसके साथ में आ जाती है, इसलिए ऐसा होता है। जी, that looks like the sum up there. देखिए, आपने एक बहुत लार्जर सवाल पूछा था, वेरासिटी, उसकी जरूरत क्या है, क्यों होना चाहिए। मैं थोड़ा सा सिंपलिस्टिक, इफ आई मे पुट, ये उस तरह से है कि जैसे आजकल रस्म बढ़ती जा रही है। पहले एक शादी होती थी तो सिर्फ शादी होती थी, आजकल उसके पहले संगीत, मेहंदी, ताकि वो मोमेंटम बना रहे। जैसे मान लीजिए काउंटिंग, लास्ट फेज ऑफ पोलिंग हुई, उसके 3 दिन के बाद काउंटिंग है, तो क्या करें, मीडिया भी उसमें इन्वॉल्व रहता है, लोग भी इन्वॉल्व रहते हैं, तो ओवर ए पीरियड इन टाइम दिस हैज बिकम अ प्रैक्टिस वेयर बाय पीपल एक्चुअली look forward to that. Okay. Without actually believing into it. They look forward to it. So that's a very called important, significant statement which you are making, Sanjay ji, that this hain. brings in continuity, but necessarily it is not necessary that the people will believe in it, but it does give people a sort of a idea of as to what the trend is, where the wind might be blowing, although this might be entirely different, or perhaps slightly different, or perhaps more than what is being projected when the final results come out. Let's now look at those numbers which we were, we were so far talking about. And let's, Manoj ji, begin with Goa. Amrita, our colleague, is joining us from data center. Let's start with the numbers for Goa. Amrita, what does the exit poll say about the state of Goa? थैंक यू विशाल, थैंक यू मनोज, शुक्रिया आप दोनों का। और अगर हम बात करें तो इस विधानसभा चुनाव में जो सबसे छोटी विधानसभा यानी कि गोवा 40 सीटों के साथ, जिसमें सिंगल फेज में वोटिंग हुई थी 14 फरवरी को, और चुनाव के लिहाज से बात करें तो इस बार बम्पर वोटिंग हुई है। 79.61% जो है वोट प्रतिशत पड़ा है, और लोगों ने काफी उत्साह के साथ अपने घरों से निकलकर लंबी लंबी कतारों में लगकर अपना मतदान जो है वो दिया है। 40 सीटों की अगर हम बात करें तो 40 सीटों में बीजेपी की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं 2017 की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। 13 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, 13 सीटों पे बीजेपी ने जीत हासिल की थी। उसके बाद अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस वहां पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। 17 सीटों के साथ कांग्रेस के खाते में 17 सीटें गई थी। 2017 विधानसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं। और उसके बाद अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने अपनी किस्मत 2017 में पहली बार गोवा में आजमाई थी, लेकिन एक भी सीट जो है वो आम आदमी की खाते में नहीं गई थी विशाल। और जो अदर्स हैं उनको भी फिलहाल कुछ ज्यादा सीटें नहीं मिली थी। गोवा में भारतीय जनता पार्टी और
कांग्रेस में टक्कर थी, लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से कम सीटें होने के बावजूद भी बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली थी। तो ये थी गोवा की 2017 की तस्वीर। ओवर टू यू विशाल। Could take us through the exit polls numbers there as well, because they're very interesting picture which is emerging in बिल्कुल these. जाहिर सी बात है, गोवा सबसे छोटी विधानसभा। इस चुनाव की खास बात यह है कि देश में उत्तर प्रदेश जैसा एक सूबा है जहां सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें हैं, विधानसभा के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य देश का, और गोवा उस छोटा 40 सीटें मात्र विधानसभा की। 14 फरवरी को जो मतदान हुआ वो अपने में क्या संकेत दे रहा है, जो एग्जिट पोल आए हैं उसके क्या मायने हैं, ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि एग्जिट पोल जो तस्वीर दे रहा है वो लगभग पिछली बार जैसी तस्वीर दे रहा है। कांग्रेस को पिछली बार भी अधिक सीटें मिली थी, लेकिन सरकार बनी बीजेपी की। 2022 की अगर वोटिंग परसेंटेज की मैं बात करूं, मतदान की बात करूं, तो 79.61% वोट गोवा में हुआ है, जबकि 2017 में 81.21% वोटिंग वहां पर हुई थी। क्या है एग्जिट पोल के मायने? हितेश जी, अगर मैं गोवा को आपसे समझना चाहूं, जिस तरह की चीजें वहां पर उभर के आ रही हैं उसको मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि जो गोवा की जो तस्वीर है, खास तौर से क्या तस्वीर है वो मैं पहले आपको बताता हूं, क्योंकि इंडिया टुडे और एक्सिस माई इंडिया के जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उस पर अगर हम नजर डालें तो इसमें बीजेपी को 14 से 18 सीटें दी गई हैं, कांग्रेस गठबंधन को 15 से 20 सीटें मिल रही हैं, और महाराष्ट्रवादी गणतंत्र पार्टी को, टीएमसी जैसे जो दल हैं, छोटे जो दल हैं, उनको 2 से 5 सीटें मिलने का अनुमान एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुल सकता है, ये एग्जिट पोल बता रहे हैं। क्या होगा? अन्य को 4 सीटें मिल सकती हैं, यानी एक तरह से तस्वीर पहले जैसी ही उभर के सामने आ रही है। अब दूसरे अगर एग्जिट पोल को देखते हैं, ये एग्जिट पोल है एबीपी न्यूज प्लस सी वोटर सर्वे का। इसके मुताबिक बीजेपी 13 से 14 सीटें उसे मिलती हुई दिख रही हैं, जो एबीपी न्यूज का सर्वे है उसमें, और कांग्रेस गठबंधन को 12 से 16 सीटें। वहीं महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी और टीएमसी जैसे दलों को 5 से 9 सीटें मिल सकती हैं। आम आदमी पार्टी को गोवा से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन एबीपी न्यूज और सी वोटर का जो सर्वे है उसमें कोई सीट उसे नहीं मिल रही है, जबकि अन्य के दलों के खाते में 2 सीटें आ सकती हैं। अब एक तीसरा जो एग्जिट पोल हुआ है गोवा का, उसको भी आपको देखना समझना जरूरी है। ये एग्जिट पोल है टाइम्स नाउ और वीटो का। इसमें बीजेपी को 14 सीटें, कांग्रेस को 16, एमजेपी और टीएमसी को कोई सीट नहीं, आम आदमी पार्टी को 4 सीटें, तो अन्य के खाते में 6 सीटें। ये अपने में एक चौंकाने वाला, अगर मैं कहूं, जो टाइम्स का सर्वे है वो अपने में एक अलग संकेत कर रहा है, क्योंकि इसमें आम आदमी पार्टी को 4 सीटें गोवा में मिलती हुई दिख रही हैं। लेकिन कितना सच है, कितना वो है, वो 10 मार्च को ही पता चलेगा। अगर इस एग्जिट पोल के नंबर सही साबित होते हैं तो गोवा में छोटी पार्टियों और निर्दलीय विधायकों की भूमिका सरकार में खासी अहम हो जाएगी। और एक एग्जिट पोल है इंडिया टीवी प्लस ग्राउंड जीरो रिसर्च के, उसको भी जानना जरूरी है। इस पोल के मुताबिक बीजेपी को 10 से 14 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 20 से 25 सीटें। अगर इसका हम इंडिया टीवी का जो सर्वे है और ग्राउंड जीरो रिसर्च का जो सर्वे है उसके हिसाब से तो कांग्रेस पार्टी गोवा में काफी आगे निकलती हुई हमको दिख रही है। जो एग्जिट पोल हैं ये परिणाम नहीं है, परिणाम 10 मार्च को जब चुनाव आयोग घोषित करेगा तब असल तस्वीर सामने आएगी। हम एग्जिट पोल पे बात कर रहे हैं, एक अनुमान पे बात कर रहे हैं। इसी प्रकार एमजेपी और टीएमसी जो दल हैं उनको 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं, और इनके खाते में 1 से 3 सीटें तक जा सकती हैं। यानी गोवा को लेकर अगर हम बात करें तो एक टिप्पणी हितेश जी मैं आपकी चाहूंगा गोवा पे खास तौर से, क्योंकि ये जो एग्जिट पोल मैंने आपको बताया इसमें एक प्रकार से हंग तस्वीर उभरती हुई नजर आ रही है। कहीं पर बीजेपी बढ़त में है तो कहीं कांग्रेस। जी विशाल जी बिल्कुल। आप अगर ये इस संख्या की तरफ अगर एक मोटे तौर पे एवरेज निकालने की कोशिश करें, जिसे पोल ऑफ पोल्स कह के भी संबोधित किया जाता है, तो मैं एक एवरेज निकाल रहा था हितेश जी, लगभग 16 ही सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं और 16 ही कांग्रेस के खाते में जो है एक आध ऊपर नीचे हो सकता है अगर अलग अलग एग्जिट पोल को देखें तो। यदि आप मुझसे पूछें तो मैंने जो सारे पोल्स देखे, लोगों को एक सवाल मन में आ सकता है कि सारे पोल्स ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को वहां पर सीट नहीं मिल रही है। जी दरअसल गोवा का मिजाज इस बात की पुष्टि कर रहा है। कैसे कि इस बार टीएमसी और आम आदमी पार्टी वहां लड़ रहे हैं, मगर पहले भी शिवसेना और एनसीपी वहां पर ये काम कर चुके हैं। जी बिल्कुल। और वोटों का बंटवारा तब भी नहीं हुआ था।
ये एक बात है। दूसरा, कुछ लोग भाजपा के लिए चिंताएं बहुत ज़्यादा बढ़ाकर दिखा रहे हैं, और ये सच्चाई है कि वहाँ सीटें कम थी, मगर भाजपा ने अपने राजनीतिक कौशल से वहाँ पर सरकार बना ली थी। मगर इस बार भाजपा के लिए जो चिंता की बात है वो ये है कि करीब आधी सीटें ऐसी हैं, 20 सीटें ऐसी हैं, वहाँ पर ऐसे उम्मीदवार हैं जो पहले बीजेपी में रह चुके थे और इस बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। मगर इसका असर कांग्रेस पर भी दिखाई देगा, क्योंकि भाजपा के उम्मीदवार कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस का संगठन क्या कर रहा है, एक वहां अंतर्कलह जैसी स्थिति वहां भी दिखाई दे रही है। तीसरी चीज जो मैं बताना चाहूंगा कि गोवा इतना, आपने कहा कि इन विधानसभा चुनावों में ये सबसे छोटा एक विधानसभा है, मगर इन विधानसभाओं में भी विधानसभा क्षेत्र और कुल आमने सामने के पड़ने वाले वोटों में बहुत सारी सीट ऐसी हैं जहां पर अंतर 100 से 500 वोटों का रहता है जी। इसलिए तस्वीर कभी भी पलट सकती है। कोई एग्जिट पोल, कोई ओपिनियन पोल सटीक बता पाए ऐसा नहीं है। अंत में एक चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि पिछली जो भाजपा के लिए जो सिल्वर लाइन या एक उम्मीद की चीज़ जो वहाँ पर दिखाई दे रही है, वो एक बात है कि जब कोई सरकार रहती है तो अगर लोग दावा करते हैं कि सरकार जाने वाली है तो वोट बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, मगर यहाँ पर उल्टा हुआ पोल है। परसेंटेज यहाँ पर मेरी जानकारी के हिसाब से 82.56% वोट थे, जो कि इस बार 79% रह गए हैं। तो लगभग 2% 4% के आसपास का ये अंतर है, और 4% का अंतर कोई कम नहीं रहता। तो मुझे लगता है कि ये गोवा बड़ा क्लोज रहने वाला है। Okay, very interesting aspect there, Sanjay ji. Before I go to Mr. Sanjay Kumar on these, poll percentage and what the polls are saying, this aspect of the electoral politics in Goa, which Hitesh was referring to as well, all of us know it's sort of a revolving door policy vis-a-vis, the parties and the candidates as well in Goa. So, in a nutshell, it becomes a bit of confusing for the voters as well. X might be a party's candidate for 5 years, but when the election came, then X is now a B party's candidate. संजय जी, आप सवाल का जवाब दे, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप जो दल बदल के आते हैं उम्मीदवार या जो प्रत्याशी होते हैं, वो एक महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन एक उससे पहले मनोहर पारीकर जी का ना होना इस बार, क्योंकि मनोहर पारीकर बीजेपी के एक बहुत बड़ा चेहरा गोवा में रहे, उनका निधन हो गया, और उसके बाद जो वैक्यूम पैदा एक हुआ है, उसको आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि इस चुनाव में उसका क्या असर रहने वाला है, क्योंकि बीजेपी की राजनीति उन्हीं के हाथों में रहती थी। जी देखिए, मनोहर पर्रिकर एक ऐसी शख्सियत थे जो देश के लोग जो हैं, आम लोग, उनका फैंसी वो कैच करते थे। एक व्यक्ति जो IIT से पढ़ा, एक व्यक्ति जो बाकी चीज़ में बहुत अकॉम्प्लिश्ड है, एक व्यक्ति जो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, एक व्यक्ति जो अच्छा पॉलिटिशियन है, एक व्यक्ति जिसकी इंटेग्रिटी जो है अनइम्पीचेबल है, एक व्यक्ति जो लोगों के साथ रहता है, जो बस में भी सफ़र करता है, स्कूटर पर भी सफ़र करता है, और स्कूटर पर चुनाव प्रचार करता है। जब काम करता है तो ऐसा काम करता है जो मतलब सारी दुनिया देखती है, और बीमारी की हालत में भी ऑक्सीजन का वो मास्क लगा करके वो हाउस में जाते हैं और मतलब वो प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करते हैं। डिफेंस मिनिस्टर भी रहे तो अच्छा डिफेंस मिनिस्टर रहे, और गोवा के प्रति उनका जो प्रेम था, मतलब केंद्र में वो आए थे, आना भी शुरू में नहीं चाहते थे, और आने के बाद वो जाने के लिए भी था। फिर ऐसी जो चीज़ जो 14 संख्या की हम बात कर रहे हैं कि पिछले बार जो बीजेपी की संख्या आई थी और उसके बाद सरकार बनी, तो सभी पार्टियों की तरफ से एक ये अपेक्षा की गई थी कि मनोहर पर्रिकर आए तो हम बीजेपी के साथ आकर के सरकार बनाएंगे, और सरकार वो चली। 5 साल वो सरकार चली, मनोहर पर्रिकर जी मतलब नहीं रहे, ये बड़ा दुखद चीज हुआ। तो एक वैक्यूम तो क्रिएट होता है, मतलब आप सही बात करें, लेकिन क्या है कि एक निरंतर प्रक्रिया है, मतलब लोगों के बीच में एक उस बात की टीस है, बीजेपी के अंदर उस बात की एक टीस है। अब चुनाव जब होता है तो चुनाव की जब सरगर्मी बढ़ती है तो कई समय में चर्चा होती है, वोटर जो है फिर अपने हिसाब से उस चीज को डिसाइड करता है। जाहिर सी बात है, वो सवाल एक महत्वपूर्ण है मनोहर पारीकर जी का मुद्दा, बिल्कुल चर्चा उस पर हम करेंगे। लेकिन जो विशाल दहिया जी ने सवाल उठाया वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, खासतौर से गोवा की राजनीति के हिसाब से। The politics of revolving door, and it stands true for all political parties. In terms of alliances as well, it's not just candidates changing parties. This development, I think this is an unfortunate development that is taking place, and this is becoming kind of a phenomena across the states. This is not limited to Goa, but Goa this time has crossed all limits. During my travel in UP, I met somebody, a party candidate. He came with his supporters,
एंड दे वर शाउटिंग जिंदाबाद, पार्टी का भी नाम ले रहे थे, पार्टी के दे वर कैरिंग पार्टी फ्लैग्स। एंड व्हेन आई आस्क्ड कि किस पार्टी के हैं आप लोग, तो उन्होंने कैंडिडेट का नाम लिया, उनके साथ हैं। मैंने कहा कि क्या मतलब, व्हाट डज दिस मीन, आप पार्टी का झंडा लियो, आप इस पार्टी के साथ हैं? तो सेड नहीं, हम उनके साथ हैं, बिकॉज ही हैड चेंज्ड 2 parties in last 2 elections. Okay. Now this is becoming very difficult for his voters. You win on A ticket, you switch over to the B party, and come next election you switch over to C party. Okay. This is happening. This actually, this revolving door, or where you think that fruits of power are going, they consider themselves मौसम वैज्ञानिक जिसे who you call weather Okay, but perhaps we'll get to know what the voters think about this kind of revolving door politics on 10th, that is tomorrow itself. We'll have to see as to how those people who have jumped ship right before the election in terms of political parties, and political parties also in terms of alliances, we'll have a clear picture there. We'll move to Manipur as well, but before we do that, let's take a quick response from Sanjay Kumar ji. Sanjay Kumar ji, your view there on what is being projected in Goa, that's one, and two, important aspect which Hitesh was referring to there in terms of the poll percentage, the voting percentage coming down slightly, say around 3.5%. How do you think this might impact the actual results? So first, about the turnout figures, there is a misconception, I would say, that higher turnout means an anti-incumbency mood and a lower turnout indicates a pro-incumbency. If you look at the data for various assembly elections, Lok Sabha elections held in this country during last 6-7 decades, you don't find any direct correlation. Turnout have increased, government got retained, and vice versa. So there is no direct relationship. The only thing I can say is that a lower turnout is an indication, certainly an indication of lower participation of the voter, lower interest of the voters in that election, and a higher turnout indicates that voters have shown interest in this election. Okay. Now, Goa is a nightmare for any pollster. Not because this is what has been shown by the exit poll estimate, but look at the small number of constituencies, smaller constituencies in terms of number of voters. Constituencies are of the size of say 22-25,000 voters, and a multi-cornered contest. You have already mentioned that at least there are 4 cornered contests: TMC with its allies, BJP, Congress, and Aam Aadmi Party. So smaller number of constituencies in terms of number of voters, 4 corner contest. The victory and defeat will be decided in large number of constituencies with very small margin. Okay. Very difficult for any pollsters to catch that in an accurate manner. And that is why you see differences of opinion about which party is ahead in Goa, whether it is Congress or whether it is BJP. Okay. One exit poll says Aam Aadmi Party is going to get 0 seats. Other exit poll indicates Aam Aadmi Party will get 4 seats. So it is a nightmare for any pollster, and Goa is going to be the real test for the pollsters. We know that the votes are going to be counted tomorrow. We will get to know who actually got it right in Goa. Indeed, that you're right there. We'll get to know on 10th, that is tomorrow, and Goa indeed is a difficult call to make for all the pollsters. That is pretty much clear from the exit poll numbers out there. Let's now move on to Manipur, and let's try and find out what was the picture in previous elections. Amrita, over to you at Data Center. एक बार फिर से विशाल और मनोज, आप दोनों का शुक्रिया। और अगर हम मणिपुर की बात करें तो इस विधानसभा चुनाव में जो गोवा के बाद जो ज़्यादा सीटें हैं, यानी कि 60 सीटों के साथ मणिपुर 2017 की तस्वीर आपके सामने है। आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को 21 सीटें मिली थीं, जबकि कांग्रेस जो है उसे 28 सीटें मिली थीं, और एनपीएफ को 4, और इसके अलावा जो बाकी पार्टियां थी उन्हें भी 4 और 2 सीटें मिली थी। तो ये 2017 की तस्वीर है विशाल। 60 सीटों में 40 सीटें जो हैं वो जनरल कैटेगरी की हैं, एससी की 1 सीट है, 19 सीटें जो हैं वो एसटी की हैं। और इस बार भी अगर हम वोटिंग परसेंट की बात करें तो 78.03% जो है वो वोटिंग हुई थी, यानी कि लोग काफी उत्साहित हुए थे, अपने घरों से बाहर निकले थे और उन्होंने मतदान किया था। बहुत सारे मुद्दे थे इस बार भी, इंटरनल सिक्योरिटी और तमाम जो कोविड मैनेजमेंट को भी लेकर, कोरोना को भी लेकर बहुत सारे मुद्दे इस बार छाए रहे। लेकिन आप तस्वीर 2017 की देख पा रहे हैं। इस बार इस तस्वीर में कितना उलटफेर होगा ये देखना जाहिर तौर पे दिलचस्प होगा। मणिपुर में भी इस बार जो टक्कर है वो कांटे की है।
What does the exit poll say, Manoj ji? जी बिल्कुल, लेकिन जो तस्वीर उभर के अलग अलग जो एग्जिट पोल सामने आए अलग अलग एजेंसियों के, तो उसमें एक तस्वीर उभर के सामने आ रही है। और एक जमाने में ये जो नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, उसके राज्यों की हम बात करें, तो कभी कांग्रेस का दबदबा रहता था। अगर मणिपुर की भी मैं बात करूं, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस जैसे एक एक करके अपने नॉर्थ ईस्ट से अपने सूबे खोती गई और बीजेपी का प्रभाव और जो रीजनल पार्टीज है वहां पर एक उभर के गठबंधन सामने आता रहा। और मणिपुर में भी लगभग एग्जिट पोल में वो तस्वीर उभर के सामने आ रही है। अगर मणिपुर की बात करूं तो 60 विधानसभा सीटें हैं, 2 चरणों में यहां पर चुनाव हुआ, मतदान हुआ। पहले चरण का मतदान 28 फरवरी को 38 सीटों पर हुआ, जबकि दूसरे चरण का मतदान 5 मार्च को 22 सीटों पर हुआ। चलिए अब नजर डालते हैं मणिपुर के एग्जिट पोल पर कि क्या एग्जिट पोल में जो तस्वीर उभर के आ रही है वो क्या आ रही है। मणिपुर में जो पहला एग्जिट पोल हम आपको दिखा रहे हैं वो है इंडिया टुडे प्लस एक्सेस माई इंडिया का। ये एग्जिट पोल बीजेपी को 33 से 43 सीटें दे रहा है कि अगर चुनाव परिणाम इस तरह के आते हैं तो 33 से 43 सीटें बीजेपी को मिलेंगी, वहीं कांग्रेस को 4 से 8 सीटें। इस एग्जिट पोल के मुताबिक एनपीएफ इस बार अपना खाता नहीं खोल पाएगी। ये वहां की क्षेत्रीय पार्टी है, कभी इसका भी दबदबा होता था, तो एनपीपी 4 से 8 सीटें जीत सकती है, जबकि अन्य दलों के खाते में 6 से 15 सीटें आ सकती है। यह महत्वपूर्ण है एग्जिट पोल का यह संकेत कि अन्य के खाते में 6 से 15 सीटें, यानी कांग्रेस बिल्कुल लगभग सफाई की ओर। 6 से जो संकेत मिल रहे हैं करीब उसके अनुसार अगर कांग्रेस की बात करूं तो 4 से 8 सीटें, और वहां की जो रीजनल पार्टी है एनपीपी उसको भी 4 से 8 सीटें, लेकिन अन्य के खाते में 6 से 15 सीटें। ये बहुत महत्वपूर्ण अपने में है। और अगला जो एग्जिट पोल है वो है एबीपी न्यूज प्लस सी वोटर का। बहुत महत्वपूर्ण है ये भी कि एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी मणिपुर में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। जो एबीपी और सी वोटर का सर्वे है उसके मुताबिक, और एग्जिट पोल बीजेपी को 23 से 27 सीटें इस राज्य में दे रहा है। कांग्रेस को 12 से 16 सीटें इस राज्य में मिल सकती हैं, और एनपीएफ को 3 से 7 सीटें, एनपीपी को 10 से 14 सीटें यहाँ मिल सकती हैं। ये अपने में एक दूसरे तरह का एग्जिट पोल है जिसमें एनपीपी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, जबकि अन्य दलों के खाते में कोई सीट नहीं आएगी। यानी पहले वाला जो था वो अन्य दलों को अच्छी सीटें दे रहा था, इसमें अन्य दलों को सीट कोई नहीं मिल रही है। अब नजर डालते हैं टाइम्स नाउ प्लस पीएमआरक्यू के एग्जिट पोल पर। यह क्या संकेत कर रहा है? इसके मुताबिक बीजेपी को 27 से 31 सीटें और कांग्रेस को 11 से 17 सीटें मणिपुर में मिल सकती हैं। जो एग्जिट पोल एक तरह का संकेत कर रहे हैं। रिजल्ट 10 मार्च को जब चुनाव आयोग घोषित करेगा तब असल रिजल्ट सामने आएगा, लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक इस राज्य में एनपीएफ को 2 से 6 सीटें और एनपीपी को 6 से 10 सीटें और अन्य के खाते में 3 से 7 सीटें आ सकती हैं। टाइम्स नाउ और प्लस पीएमआरक्यू के एग्जिट पोल के आंकड़े आपने देखे। अब बढ़ते हैं इंडिया टीवी प्लस ग्राउंड जीरो रिसर्च के एग्जिट पोल की तरफ। ये एग्जिट पोल बीजेपी को 26 से 31 सीटें मणिपुर में दे रहा है, यानी 26 से 31 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं और कांग्रेस को 12 से 17 सीटें, एनपीएफ को 2 से 6 सीटें और एनपीपी को 6 से 10 सीटें और इनके खाते में 3 से 6 सीटें जाने का अनुमान है। विशाल, अगर हम मणिपुर की बात करें तो इस राज्य में भी लगभग स्थिति गोवा जैसी ही रहती है। वैसे जितने भी देश में छोटे राज्य हैं उसमें इस तरह की एक तस्वीर उभर के आती है कि छोटे दल जो रीजनल पार्टीज होती हैं या जो अन्य दल या निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं या निर्दलीय जो जीत के आते हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हितेश जी, आप कैसे देखते हैं, खासतौर से अगर मैं मणिपुर की बात करूं? देखिए मनोज जी, मैं मणिपुर को बहुत दूर से नहीं देखता हूँ। मैं खुद मणिपुर गया भी हूँ, वहाँ के लोगों से बात भी की है और मुझे लगता है कि मुख्य धारा के मीडिया में इन राज्यों की चर्चा कम होती है, वरना इतने छोटे राज्य में इतने क्लियर इंडिकेशन। आप ये देखिए, एक छोटी सी विधानसभा है मगर यूपी की तरह से ट्रेंड इंडिकेट कर रही है। इसका क्या अर्थ है? इसके 2-3 चीज़ें थी जो मुझे लगता है कि जिन पर चर्चा नहीं हुई। एक, लंबे समय तक कांग्रेस के हाथ में इन राज्यों का नेतृत्व रहा है, मगर बीजेपी अगर वहाँ पर वापस आती हुई अभी की स्थिति में दिखाई दे रही है, वहाँ के सीएम की एक बड़ी अच्छी पारदर्शी इमेज लोगों के बीच में है और इसके बरक्स कांग्रेस ने अपनी पुरानी लीडरशिप को रिटेन किया है, मगर पार्टी आंतरिक झगड़ों से जूझ रही है। कांग्रेस यहाँ पर ठीक कर सकती थी मगर वो नहीं हुआ। साथ में 2 चीज़ें और हैं
कि एक तो गो टू विलेज गो टू हिल्स एक भाजपा का कार्यक्रम था, उसकी वजह से गांव देहात तक, सुदूर पहाड़ों तक भाजपा के संगठन ने, नेटवर्क ने जो काम किया है वो रिफ्लेक्ट होगा, ऐसा मुझे लगता है। फिर वहाँ सबसे प्रभावी एक मतदाता समूह जो है हिंदू बहुल राज्य है, और वहाँ पर मैतेई समुदाय जो है वो बहुत प्रभावी है, और परमानंद मैतेई के हाथ में भाजपा के संगठन की इस समय जो कमान है, उनके नेतृत्व में बहुत काम हुआ है। दूर दूर तक अगर आप जाएंगे तो एक अच्छा कनेक्ट उनका दिखाई देता है। इस मामले में कोई दो राय नहीं है कि दूसरी पार्टियां उनके आसपास भी नहीं हैं। फिर ये राज्य हैं जो लंबे समय तक इंसर्जेंसी से, उग्रवाद से, उपद्रव से, अराजकता से जूझ रहे थे। आप के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि इस राज्य में एक बड़ा अच्छा काम हुआ है पूरे देश के हिसाब से। करीब 9,500 से ज़्यादा, करीब 10,000 के आसपास उग्रवादियों को मुख्य धारा में वापस लाने का काम हुआ है, और डेवलपमेंट के काम जो हुआ है उसकी वजह से ये राज्य में अभी बिल्कुल बदली हुई तस्वीर दिखाई देती है। इसलिए ये जो तस्वीर अभी आपको एग्जिट पोल्स में दिख रही है कि ऐसा वन साइडेड क्यों जा रहा है, ये छोटा राज्य होने पर भी ऐसा क्यों हो रहा है। और जो सबसे पहले सर्वे में जो 5 सीट बढ़ी हुई दिखाई दे रही थी, मैं एक चीज बता देता हूं कि वो 5 सीट कैसे बढ़ सकती हैं। पिछली बार 28 सीट थी, और 5 सीट ऐसी थी जहां पर भाजपा के हारने का मार्जिन जो था वो 500 से भी कम था। तो एक बड़ा स्वाभाविक है कि रिटेन भी कर सकती है, ऐड भी कर सकती है, ऐसा दिखाई दे रहा है। Okay, indeed. Those are the an apt summary of issues there. But Sanjay Singh ji, if we look at the political spectrum in terms of the political parties vis-a-vis Manipur, the way exit polls are portraying a picture, it looks like the Congress is seemingly ceding more space to the regional parties. The BJP is retaining its strength there. Perhaps, as the exit polls point out, as it had around 28 seats in the previous elections. Almost, if you look at the average of all these, exit polls, somewhere around 30 seats for BJP. But in terms of Congress, it doesn't seem to be making much progress. The regional parties, one regional outfit might not be doing well, but the other one is doing well there. Actually, exit poll result, whatever predictions and indications are there, they speak much more than numbers. Congress decimation, of course, is a story by itself. But the way the current ruling dispensation at the center, the BJP has taken entire Northeast region. Northeast actually during the debates also, in various discussions, debates on television, in media, rest of the media, on social media, they figured just in passing. Since the time BJP stepped up its look Northeast or look East, that is part of Northeast, and had also given political attention, developmental attention, created separate departments, gave a charge to Himanta Biswa Sarma, and started interacting with people out there. Sent their minister, Prime Minister himself was very keen, not now, but in the run-up to 2014 elections, since the run-up of 2014 elections. Northeast suddenly has become area of interest to people at large, to rest of the country, and that is a very, very healthy development, I must say. Indeed. That is a very, very healthy development. Now coming back to the question that this exit poll throws, it says two things. Overall projection which you see in various states, that Congress, I don't know best, the Congress knows it best. Congress has a tendency of what you call harakiri. State after state, Congress leadership, I don't know, the Congress is limited to, the leadership is limited to Twitter. They are more worried as to why certain people, certain numbers are not coming, adding to their leader, their topmost leader Rahul Gandhi's Twitter following. And they are much more worried about that, asking questions to Twitter and so on and so forth. So real groundwork is missing. Their supporters on the ground are dwindling. You are worried about your numbers on the Twitter. Okay. If that is the reality of a situation, then I don't know what kind of politics Congress has. Okay. Fact remains that BJP is these number for the BJP, as Hitesh pointed out. He explained it much better. He was there. He knows the polity out there. Besides that, the religious demography is also mixed. BJP making a mark there, BJP making mark in other northeastern state is definitely something will be talked about after post these results, along with other state in much more detail. Okay, indeed, that's a very interesting point out there. But vis-a-vis, the
projection or the space being given to northeastern states in the mainstream media. That is a point which also you made very well out there, and that is why looks like, kudos to our producers out there who made sure that we don't begin with Uttar Pradesh, we don't begin with Punjab, we begin with Goa and then come to Manipur as well. Let me bring in Sanjay Kumar ji here as well. Sanjay ji, these numbers vis-a-vis the Manipur exit polls, how do you analyze these numbers, and what actually explains, these figures which are coming out on an average, again projecting BJP in the leading position or the pole position there in Manipur? I think one message is very clear from the exit poll estimates from Manipur, that BJP is the leading party. BJP is likely to get a majority, or almost certain to get a majority if we believe the exit poll number. That's one big message coming out from the exit poll estimates of Manipur. Second big message: Congress is getting, decimated in Manipur, another state in the northeast, and this is happening state after state, that Congress is getting decimated. We have not discussed Punjab, but when we will discuss Punjab, we will also know that how badly Congress is likely to perform in Punjab. UP, Congress is going to perform much worse. So these are the two big messages from the exit poll estimates from Manipur. BJP making huge headway in Manipur, Congress getting decimated. Again, for the pollster, again a nightmare, small state, 60 seats, smaller number of constituencies, and that is why we see differences of opinion with regard to NPP or NPF, whether NPP is winning seats or whether NPF is winning seats, or whether others, in one of the exit poll, others are getting, the share of others is going to be, say, between 5 to 15. Okay. That's the big nightmare for the pollster. Again, I would say the test of pollsters is going to be if they get it right, or if they come close to the estimates in Manipur and Goa, not in Punjab, because Punjab we have seen a wave election. So predicting Punjab is much easier compared to predicting or making an estimate of vote share and seats in Goa and in Manipur. We'll come to Punjab as well, Sanjay ji, but before that, we'll go to Uttarakhand, and there, Manoj ji, Sanjay ji is right there, that it becomes difficult for the pollsters when it is a closely fought election, and with too many players in a cramped in a small political arena out there, which we witnessed in Goa and Manipur as well. Let's now go to Amrita again for a clear picture on what transpired in Uttarakhand in the previous elections in terms of both seats and the vote percentage as well. That will give us a more clear picture of what the exit polls are trying to point out, and then understand better the results which will be declared tomorrow. Amrita, over to you. एक बार फिर से आप दोनों का शुक्रिया, विशाल और मनोज। देवभूमि उत्तराखंड की बात करें तो उत्तर प्रदेश से टूटकर एक अलग नया राज्य बने इसे 21 साल हो चुके हैं, और इस दौरान अब तक राज्य में 11 मुख्यमंत्री जो हैं वो बन चुके हैं, और अब तक 4 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। उत्तराखंड विधानसभा 2022 के रण में जो प्रत्याशी हैं वो अच्छी खासी तादाद में मैदान में थे, और इस बार वोट परसेंटेज भी अच्छा पड़ा। अगर मैं सीटों की बात करूं, आप देख सकते हैं आपके सामने जो बार है, बीजेपी ने एक तरह से क्लीन स्वीप किया था 2017 में 57 सीटों के साथ। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी थी उत्तराखंड में। 2017 विधानसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं, और कांग्रेस के हाथ 11 सीटें लगी थी, जबकि आपको एक भी सीट नहीं मिली थी, बीएसपी को भी कोई सीट नहीं, और अदर्स के खाते में जो है वो 2 सीटें गई थी उत्तराखंड में। उत्तराखंड की हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम वोट शेयर की बात करें तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सीट के लिहाज से क्लीन स्वीप किया था, 47 वोट परसेंटेज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया था। वहीं कांग्रेस को 33.8% वोट शेयर मिला था। 2017 की हम बात कर रहे हैं, और ये तस्वीर जो आपके सामने है सीटों के लिहाज से, उत्तराखंड में 70 जो है विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें इस बार जो चुनाव हुए हैं वो सिंगल फेज में चुनाव हुआ है, और लोगों ने अच्छी तादाद में वोटिंग भी की है। और आपको बता दूं कि इसमें से अमृता, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन जो एग्जिट पोल क्या तस्वीर दिखा रहे हैं, किस तरह का संकेत कर रहे हैं, इसे समझना जरूरी है। अगर इंडिया टुडे प्लस एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल की मैं बात करूं उत्तराखंड को लेकर, तो यहां पर सत्ताधारी बीजेपी की सत्ता बरकरार रह सकती है। यहाँ इंडिया टुडे प्लस एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल में बीजेपी को 36 से 46 सीटें दी गई हैं, कांग्रेस को 20 से 30 सीटें मिल सकती हैं। आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा।
ऐसा इस एग्जिट पोल का अनुमान है। बीएसपी या एग्जिट पोल 2 से 4 सीटें दे रहा है, तो अन्य दलों के हिस्से में 2 से 5 सीटें आ सकती हैं। अब उत्तराखंड के दूसरे एग्जिट पोल पर नजर डालते हैं। एबीपी न्यूज प्लस सी वोटर के एग्जिट पोल में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी 26 से 32 सीटों का यहां पर ले सकती है, जीत सकती है, जबकि कांग्रेस को 32 से 38 सीटें मिल सकती हैं। आम आदमी पार्टी को 0 से या 2 सीटें मिल सकती हैं। बीएसपी का खाता नहीं खुलेगा, ये एग्जिट पोल अनुमान जता रहा है। अगर उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर होती है तो निर्दलीय विधायकों की भूमिका खासी अहम होगी। ऐसे में इस एग्जिट पोल में अन्य दलों के खाते के नंबर देखें तो ये 3 से 7 सीटें हैं। चलिए, बात जल्दी है, इसलिए आपको उत्तराखंड का एग्जिट पोल भी हम बताते हैं। टाइम्स नाउ प्लस विटो एग्जिट पोल बीजेपी को फिर से सत्ता में वापसी का संकेत दे रहा है। जो एग्जिट पोल है 70 सीटों वाली विधानसभा में 36 के जदवाई जो आंकड़ा है उसको बीजेपी प्राप्त कर सकती है। इसी प्रकार बीजेपी को 37 सीटें, कांग्रेस को 31 सीटें, आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। बीएसपी का खाता नहीं खुल सकता है और अन्य दलों के खाते में 1 सीट का अनुमान है। ये जो हमने आपको बताया एग्जिट पोल का। अब देखते हैं जी न्यूज़ का जो सर्वे है वो क्या संकेत कर रहा है। इसके अनुसार 26 से 30 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, कांग्रेस को 35 से 40 सीटें। आम आदमी का पार्टी का खाता जी न्यूज़ के इस सर्वे में नहीं खुलता दिखाई दे रहा है, जबकि बीएसपी को 2 से 3 और अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें आ सकती हैं। इंडिया टीवी प्लस ग्राउंड जीरो रिसर्च के एग्जिट पोल की अगर बात करें तो इस एग्जिट पोल के मुताबिक राज्य में सत्ताधारी बीजेपी के लिए अच्छी खबर हो सकती है। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 35 से 43 सीटें इस राज्य में मिल सकती हैं, कांग्रेस को 24 से 32 सीटें। आम आदमी पार्टी जो पार्टी है उसका इस पहाड़ी राज्य में खाता नहीं खुल पा रहा है, ऐसा इंडिया टीवी का भी सर्वे दिखा रहा है। ग्राउंड जीरो रिसर्च का एग्जिट पोल जो है वो पार्टी का इसमें खाता नहीं खोल पाएगी, ये भी दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी के लिहाज से कुछ इसी तरह का हाल बीएसपी का भी रह सकता है, जबकि अन्य दलों के खाते में 2 से 4 सीटें का अनुमान है। ये जो अनुमान है, जो एग्जिट पोल हैं, उत्तराखंड की तस्वीर जो दिखा रही है उसमें साफ तौर पे बीजेपी को बढ़त दिखा रहे हैं और कुछ जो एग्जिट पोल हैं वो कांटे का मुकाबला दिखा रहे हैं। हितेश जी, अगर उत्तराखंड की मैं बात करूं तो इस राज्य में बीजेपी ने पिछली बार भारी भरकम बहुमत के साथ सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार कुछ एग्जिट पोल जो हैं वो साफ तौर पे बहुमत का संकेत कर रहे हैं, जो एग्जिट पोल सामने आए हैं, लेकिन कुछ एग्जिट पोल में कांटे का मुकाबला होता दिख रहा है। आप कैसे देख रहे हैं जो एग्जिट पोल उत्तराखंड के संदर्भ में जो तस्वीर दिखा रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि एज बीजेपी को है वहाँ पर। अभी हाल में मेरा जाना हुआ है। भाजपा को नुकसान पहुंचाने वाली बात क्या है और उसके एज का कारण क्या है, ये दोनों को समझे बिना सीधा कहना ये मुझे लगता है संगत नहीं है जी। जो बार बार नेतृत्व के बदलाव हुए तो लगा कि पार्टी क्या कुछ अनिर्णय की स्थिति है या खुद कन्विंस नहीं है तो लोग कैसे कन्विंस होंगे। परंतु इसके साथ ही 2 चीज़ें हुई। एक तो जब धामी जी को जब नेतृत्व मिला और उसके बाद से जिस स्पिरिट से संगठन बहुत तेज़ी से इलेक्शन मोड में भी गया और उन्होंने अपनी बात को कन्वे भी किया, इसके साथ जुड़ी हुई बात थी कि बदलाव से आपका एक अगर नेगेटिव मैसेज गया था तो विकास से बहुत बड़ा पॉजिटिव मैसेज वहाँ गया है। उत्तराखंड को कभी भी देखिए तो उत्तराखंड को आप 2 हिस्सों में देख सकते हैं। 2 मंडल है, एक कुमाऊं मंडल है, एक गढ़वाल मंडल है। एक तरफ आपको खंदक खाई मिलेंगी, खड़े पहाड़ मिलेंगे, बड़ी दुरूह स्थितियां दिखेंगी। दूसरी तरफ आपको जैसा गोल्फ ग्राउंड होता है उस तरीके के बड़े सुरम्य घाटियां और वो सारे दिखाई देते हैं। जाति की राजनीतियां भी होती हैं, मगर यहाँ के जो मुद्दे हैं, गढ़वाल में विकास का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसके अलावा पलायन का एक मुद्दा है। ये दोनों ही चीज़ों को एड्रेस करने का काम इस भाजपा की सरकार में ठीक से हुआ लगता है। मगर दोनों ही पार्टियों की जो समस्या बनने वाली है, दोनों ही पार्टियों की समस्या जो है, कांग्रेस ने जो चेहरा प्रोजेक्ट किया खुद अपने उस चेहरे पर भरोसा नहीं किया, ये लोग कह रहे हैं। कांग्रेस ने पूरे मन से चुनाव नहीं लड़ा और अपने नेतृत्व को जो प्रोजेक्ट किया उसे ठंडा करने का काम किया। दूसरा, यहाँ पर जो बात है कि रुद्रप्रयाग, घनश्याली और लाल कुआं, ये जो सीटें हैं, ये दोनों ही पार्टियां वहां पर इन तीनों सीटों पर इनफाइट है, दोनों ही पार्टियों के विद्रोही हैं, तो इसलिए वहां पर बगावत जो है एक तस्वीर को उलझा सकती है। Okay. कांग्रेस के लिए ऐसी 5 सीटें बगावत वाली
परेशानी का सबब है। लेकिन हितेश जी, अगर कांग्रेस में नेतृत्व की समस्या है तो बीजेपी के मामले में भी ये बात उठती है कि हर बार जब भी सरकार बनी तो एक से ज्यादा कई मुख्यमंत्री देखने को मिले। इसे आप कैसे देखते हैं? ये मैंने जो आपने कहा, मैंने पहला बताया कि भाजपा की जो समस्या रही कि बार बार नेतृत्व परिवर्तन से ये लगा कि पार्टी कहीं असमंजस में तो नहीं है, मगर जब उन्होंने कमान धामी जैसे युवा व्यक्ति को दी तो बड़ी तेजी से मैसेज लोग कन्वे करने में सक्षम रहे कि आगे यही चेहरा प्रोजेक्ट करेंगे हम, यही नेतृत्व रहने वाला है और युवा हाथों में पार्टी रहेगी। तो उनका एक अच्छा खटीमा वगैरह से अच्छा कनेक्ट है, गढ़वाल तक उनका अच्छा मैसेजिंग है, उसका असर ये दिखाई दे रहा है जो अभी आपको एग्जिट पोल्स वगैरह में दिखाई दे रहा है वो है। Sanjay ji, do you agree with what Hitesh ji is saying in two aspects? You know, if we have to broadly understand that. One, both vis-a-vis BJP and Congress, it looks like the internal strife within the party. One, two, lack of confidence of the central leadership in the state leadership. These two seemingly will play or have played a lot on the minds of the voters and might end up being the deciding factor for one or the other. And it looks like it is a very close call, but whosoever gets ahead of the mark would be fortunate enough. I'll add from where Hitesh ji left. See, 6 months ago, if you had same program here and with same panelists, nobody would have given a chance to the BJP. 6 months ago. 6 months down the line, BJP is in a position to come back to power. Most exit polls are showing BJP is in a comfortable position, can come back to power. I also don't believe that Uttarakhand is going to throw a hung assembly. The verdict is going to be decisive, either for BJP or for the Congress. I would place my bet for the BJP, not less for the Congress. Okay, so you're sticking your neck out just like 3-4 exit polls as well there. So far as I understand dynamics of Uttarakhand to understand actually make a call is slightly difficult because that's a hilly terrain. You can actually go to one area, not to another area, then the things change out there. But broadly looking at this particular situation, what has happened in Uttarakhand? BJP has learnt its lessons from Rajasthan and Jharkhand. BJP did not change, has not changed, at least since 2014, chief ministers of their state, and they paid the price in Rajasthan and in Jharkhand. Just because anti-incumbency for the chief minister, they lost to those two states. In Uttarakhand, here was a situation that there was great deal of anti-incumbency against the government, against person who was at the helm. They made a change. That anti-incumbency became even greater when that change happened. They took another risk and brought in somebody who was very young, and there was a certain deal of dynamism. They thought there was a certain deal of dynamism and organization. He can carry organization and people's aspirations along. Okay. People's anger which was there, this also happened. But there is a popular anger against the incumbent. This man is not good, he is not doing any good. People think he has been punished for that. Okay. And therefore you start looking afresh at the newcomer. From there on to this turnaround, whereby you are actually talking about an exit poll throwing these numbers. This is a huge achievement, both in terms of strategy and both in terms of what has been delivered on the ground. But there is this another interesting angle before we move on to Punjab, the next state. And the reason why I'm picking it out is because we started with Goa, we came to Manipur, we are looking at Uttarakhand now. Small states, smaller assembly numbers, but there's a stark difference between what Uttarakhand, seems to be throwing up the picture, or what the Goa suggests or Manipur suggests as well. That is vis-a-vis the smaller political players, smaller parties. In Goa, there's the abundance of political players out there. In Manipur as well, the regional outfits do have a lot of sway. But in Uttarakhand, if you look at the exit polls, Aam Aadmi Party seemingly doesn't look like, will be able to open its account, or even if it does, then might not be more than 1 or 2. BSP, which has always been a constant player with 1 or 2 seats in the state, also seeming to, might not have that edge. The independents, perhaps therein comes the picture of, those who are not happy with the party on the either side, be it Congress or the BJP, and have been contesting as independents. Vishal, if I may add, Uttarakhand has Prime Minister Modi's charisma is kind of, people are actually very fascinated with Mr. Modi and his delivery. Since the time that
Kedarnath tragedy took place, Modi was there with the people. He was then Gujarat Chief Minister. The state was ruled by Congress government. The center was ruled by the Congress government. There was no precedent ever that a Chief Minister of another state goes to that state, takes over relief and rehabilitation, and does the work which people actually appreciate. He did not leave it there. He continued this thing. Okay. Uttarakhand also has another input: nationalism, religiosity, development. Three things I think that has happened. These three things, plus Prime Minister Modi's, plus change, that has placed, brought back BJP into the game. Okay. Okay. कुछ हितेश जी आप भी कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड के संदर्भ में एक बात और, कुमाऊं और गढ़वाल, इसका भी एक बड़ा असर देखने को चुनाव में भी मिलता है, उसकी चर्चा भी खूब होती है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं एक बात ख़ास तौर से रजिस्टर करना चाहूँगा उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड जब से बना है उसे प्रभावी और लगातार चलने वाला नेतृत्व नहीं मिला, ये एक सच्चाई है राज्य बनने के बाद से। इसकी कहीं ना कहीं टीस पूरे राज्य के मन में भी है, मगर उत्तराखंड का जो प्राइड है वो इस सरकार में बहुत सेटिस्फाई हुआ है। आप चाहे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को देखें या जनरल बिपिन रावत को देखें, बहुत बड़ा भारी सम्मान है। आपको जो ब्रह्मकमल टोपी जिस इलेक्शन में दिखाई दी, अगर आप उसके आंकड़े देखेंगे 30 लाख से ज़्यादा वो टोपी बिक गई हैं। तो आप नेतृत्व को एक तरफ रखिए, मगर राज्य को सम्मान देने वाली सरकार है, इसलिए यहाँ पर विकास है। ये एक मुद्दा है जिसे कोई एड्रेस नहीं कर रहा है, मगर ये मुझे लगता है कि ये वहाँ पर रजिस्टर करेगा और ये रिजल्ट को भी प्रभावित करने वाला है। Okay, that throws up a different paradigm altogether. Discussion, we're running short of time, but I'm pretty sure we'll have the entire day tomorrow to go ahead and look at all those angles. Let's also understand the dynamics of Punjab there, and let's try and understand what actually transpired in Punjab in 2017. What were the numbers in terms of seats and the poll percentage as well? Over to you, Amrita, once again. विशाल, बहुत शुक्रिया आपका भी। मनोज, शुक्रिया। और पंजाब की बात करें तो पंजाब में इस बार जो वोटिंग परसेंट है वो, अगर हम पिछली बार की बात करें तो उसके मुकाबले काफ़ी कम रहा। पिछली बार 78% के करीब वोटिंग हुई, जो कि इस बार 72% के करीब थी। कहा यह जा रहा है कि पिछले 15 सालों में ये जो वोटिंग परसेंट था वो कम था। 53 सालों के इतिहास की बात करें तो यहाँ पर पूर्ण बहुमत से सरकार बनती रही है, लेकिन 2 बार ऐसा हुआ है जब स्थिति ऐसी हुई है कि जोड़ तोड़ से सरकार बनानी पड़ी। अभी आप देख रहे हैं ये 2017 के नतीजे हैं आपके सामने। इंडियन नेशनल कांग्रेस 77 सीटों के साथ 117 विधानसभा सीटें पंजाब में, जिसमें से 2017 की अगर हम बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी। भारतीय जनता पार्टी को कम सीटों पर ही संतोष करना पड़ा, सिर्फ 3 सीटें उसके खाते में गई थी, जबकि शिरोमणि अकाली दल को 15 सीटें, आपको 20 सीटें मिली थी। और इस बार आपने पूरा जोर लगाया है और कहा यह जा रहा है कि आपकी सीटें जो हैं वो बढ़ सकती हैं और बढ़ने की पूरी गुंजाइश है, और अदर्स के खाते में 2 सीटें गई थी। तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये है 2017 विधानसभा चुनाव पंजाब की। ओवर टू यू विशाल। शुक्रिया अमृता। अब बात अगर हम पंजाब के एग्जिट पोल की करें कि इस राज्य की जो तस्वीर है वो क्या उभर रही है, किस तरह की उभर रही है, क्योंकि यहाँ पर तमाम तरह के जो एग्जिट पोल हैं वो उसमें आम आदमी पार्टी को सीधे सीधे बढ़त दिखा रहे हैं कि किसको कितनी सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं। हर जो पोल सामने उभर के आ रहा है उसमें तमाम तरह की जो भागीदारी देखने को मिल रही है वो महिलाओं की देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी को बढ़त लगभग सभी जो एजेंसीज हैं वो एग्जिट पोल में अपने दिखा रही हैं। इंडिया टुडे, एक्सेस माय इंडिया के एग्जिट पोल की अगर मैं बात करूं तो आम आदमी पार्टी की इस राज्य में सरकार बनती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी को 76 से 90 सीटें इस राज्य में मिल सकती हैं। दिल्ली के बाद पंजाब एक तरह से कांग्रेस आम आदमी पार्टी के लिए खुशखबरी ला सकता है। कांग्रेस को 19 से 31 सीटें, यानी कांग्रेस के लिए एक और राज्य खतरे की घंटी, जबकि श्रोमणी अकाली दल सिर्फ 7 से 11 सीटें, और बीजेपी की अगर बात की जाए, उससे गठबंधन की बात की जाए तो 1 से 4 सीटें मिल सकती हैं। बढ़ते हैं टाइम्स नाउ और वीटो एग्जिट पोल के अनुसार आम आदमी पार्टी को 70 सीटें पंजाब में मिल सकती हैं, कांग्रेस को 22, श्रोमणी अकाली दल को 19 सीटें और बीजेपी गठबंधन को 5 सीटें यहाँ मिल सकती हैं। न्यूज़ 24 और टुडेज चाणक्य एग्जिट पोल में अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो 100 सीटें आम आदमी पार्टी को ये एग्जिट पोल दे रहा है, कांग्रेस को 10, श्रोमणी अकाली दल को 6 सीटें और बीजेपी को
एक सीट मिलने का अनुमान है। एबीपी और सी वोटर के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को 51 से 61 सीटें, कांग्रेस को 22 से 28 सीटें, जबकि श्रोमणी अकाली दल को 20 से 26 सीटें और बीजेपी को 7 से 13 सीटें मिलने का अनुमान है। इसी प्रकार अगर इंडिया टीवी और ग्राउंड जीरो रिसर्च के एग्जिट पोल की मैं बात करूं तो आम आदमी पार्टी को 27 से 37 सीटें, कांग्रेस को 49 से 59 सीटें, श्रोमणी अकाली दल को 20 से 30 सीटें और बीजेपी को 2 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। जाहिर सी बात है कि जो पंजाब है उसमें एक रोचक मुकाबला भी देखने की बात हो रही थी। विशाल, आपसे मैं समझने की कोशिश करूंगा संजय जी, लेकिन आपसे मैं जानना चाहता हूं पंजाब की राजनीति को। आम आदमी पार्टी को लगभग सभी एग्जिट पोल एक तरह की बढ़त दे रहे हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि पिछली बार भी लोग इसी प्रकार का अनुमान लगा रहे थे लेकिन कांग्रेस पार्टी आगे निकल गई थी, क्या कहना है आप? देखिए, ये आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा अचीवमेंट है, इस चीज को तो स्वीकार करना होगा। आम आदमी पार्टी की जब स्थापना भी हुई थी तो लोकसभा में वहां से सदस्य चुनकर के आए, दिल्ली से वो लोकसभा नहीं जीत पाए थे। पिछले बार भी चुनाव में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन वहां अच्छा था। अब उन्होंने इस बार चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट भी दिया है, लोगों ने वोट दे दिया है, लोगों की जो मंशा है ब्रॉडली आम आदमी पार्टी की सरकार वहां बनती हुई दिख रही है। अगर उसके पलट आप देखें तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के लिए या इस तरह की परिस्थितियां किसने वो पैदा करी, तो सबसे बड़ा तो उसके लिए जो जिम्मेवार है वो कांग्रेस पार्टी है कि आप अपना एक व्यक्ति जो इतना प्रचंड, पिछला चुनाव जो हुआ था वो अमरिंदर सिंह के चेहरे पे हुआ था, एक व्यक्ति जो प्रचंड बहुमत लेकर के आता है, आप सिर्फ उसको इसलिए काटने पे लग गए कि वो आपका जो मतलब परिवार का नेतृत्व है उसे वो ठीक से नहीं स्वीकार रहा है या उनके जो नक्शे कदम जो डायरेक्शन दिए जा रहे हैं उस पर नहीं चल रहा है। तो ये फिर से वही मतलब आ बैल मुझे मार क्या, मतलब जो भी और भी आप जो भी उपमा देना चाहें वो उपमा आप दे सकते हैं। ये बॉर्डर स्टेट है, इसलिए ये बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है। ये एक बॉर्डर स्टेट है जो कई लिहाजन से वो हो जाता है। आम आदमी पार्टी अभी दिल्ली में सरकार में है, वहाँ मतलब उनका एक नया नेतृत्व आएगा, इसलिए ये बहुत क्रिटिकल होगा कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो कैसे वहाँ का उस बॉर्डर स्टेट के सिचुएशन को हैंडल करते हैं। Indeed, and there'll be a very important test, administrative test for them as well, because they'll be moving out of Punjab if they win these elections in Punjab. They'll be moving out of Delhi for the first time. Let me bring in Rohan Dua here as well, executive editor, the New Indian. Rohan, you've seen the Punjab politics, in a much closer manner and fashion out there. The first and the direct question which I want to ask is, do you concur with what the exit polls are pointing out this time? Because almost a similar picture was presented in 2017 as well, but Aam Aadmi Party failed to make the mark at that time. No, absolutely. If you remember, Vishal, I mean, you were also traveling in 2017 when we had run into each other during then Punjab polls. Yes. That time also there was a strong wave in favor of Aam Aadmi Party. And so does it remain in favor of them this time as well. But the only difference between 2017 and 22 is the fact that Aam Aadmi Party seems to have learned too many lessons from the mistakes it made in 17. Today also, they are the only political party which is connected to the ground better than Congress and Akali Dal for multiple reasons. One, as you know, if you have traveled in Punjab, most of the hinterlands still feel connected to a man like Bhagwant Mann in the 80s and 90s. For a man who grew up when there were no cinema halls, there was no sources of entertainment, his character called Jugnu was the only way, or probably the other singers like Gurdas Mann, probably, they were the people who sort of entertained Punjab a lot, which is why Aam Aadmi Party did a lot of homework by handpicking the talent from the rural hinterlands of Punjab rather than spending money on the big candidates or picking up the businessmen, which generally Congress and Akali Dal used to field, the money bags. They have not fielded a single money bag except one candidate, Aman Arora, who was their trump card even in 17 as well. Largely, they have depended upon the candidates who come with very modest and humble background, something which was successful for them even in, let's say, the Chandigarh municipal elections as well, where a dhaba owner went on to become a councillor. So when you have such candidates, being handpicked and groomed
Okay, but for a indeed, political you know, party. Rohan, but when you're pointing out the issue of persona out there or individuals, you know, vis-a-vis Bhagwant Mann being the chief ministerial candidate, how do you analyze the situation on the other end as well? Was it a complete mistake for the Congress to bring in Charanjit Singh Channi, or did they do it too late? No, I don't think that it was a mistake. Congress definitely understood the fact that after Captain Amrinder Singh, there is no tall Jat Sikh leader within the Congress left to pull the vote from the I would say the urban constituencies, because Congress's vote bank does not lie in the rural hinterlands as well. It's the Akali Dal which was dominating in the rural hinterlands, where there was Panthik politics. Let's say the region of Majha region or the Malwa region, where there was a lot of Panthik politics, and Sikhs with flowing beards have settled in. So Congress definitely knew the identity of Charanjit Channi as a man who's a prominent Dalit Sikh. Something which BJP had also realized, let me tell you, in 14 and 17 and 19, when they made Vijay Sampla as the union minister. BJP has been doing a lot of homework much before than Congress, for that matter. Congress realized the possibility of a Dalit man much later than BJP. But the matter of fact today is that even till date, there is a disharmony, there is a discordant note between Navjot Singh Sidhu and Charanjit Singh Channi. They do not see eye to eye. Ji. And even for that matter, let's say when the scam of the mining crisis broke in Punjab, even 17 also saw the same scandal when Rana Gurjeet, the then mining minister, the then irrigation minister, had got involved in the mining crisis. He was brought back into the party fold just after Amrinder left and switched to BJP last year. And that taint remains on both Charanjit Channi and Rohan ji, Rana Gurjeet. And that taint Rohan ji, that कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति जो आम आदमी पार्टी की राजनीति है वो अपनी जगह है, लेकिन पंजाब की अगर मैं राजनीति की बात करूं तो इस बार बहुकोणीय मुकाबला देखने को मिला है। एक तरफ शिरोमणि अकाली दल, दूसरी तरफ कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, गठबंधन, और जो किसानों के नाम पे आंदोलन कर रहे थे वो भी कुछ लोग चुनाव में खड़े हो गए। ये बहुकोणीय मुकाबला हुआ है। क्या एग्जिट पोल जो तस्वीर पेश कर रहे हैं, क्या इसकी तस्वीर उलट भी सकती है? नहीं, अगर आप पंजाब की बात कर रहे हैं तो मुझे ये तीन कोणीय मुकाबला तो नजर नहीं आ रहा। मुझे तो सिर्फ जो रेस नजर आ रही थी वो कांग्रेस और आप में ही नजर आ रही थी। अकाली दल तो कहीं मुकाबले पे मुझे तो नजर नहीं आया ग्राउंड पे, क्योंकि मैं भी 4 हफ्ते बिता के आया। और जी, लेकिन एक महत्वपूर्ण पहलू हितेश जी, अगर पंजाब की राजनीति की हम बात कर रहे हैं, अगर डेरों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि डेरों की राजनीति पंजाब की राजनीति को खासा प्रभावित करती है, लाखों इनके समर्थक हैं। आप कैसे देखते हैं डेरा की राजनीति और पंजाब की राजनीति? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो डेरों की राजनीति की बात करनी होगी, फिर पंजाब की राजनीति में नए प्लेयर जो इमर्ज हुए हैं वो इन डेरों पर और टोटल पॉलिटिक्स पर कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, उस पर क्या असर डाल रहे हैं, वो देखने वाली बात है। अभी अगर आप देखें तो जो डेरों की राजनीति है, तो जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज का एक बड़ा वर्ग जो है वो इन डेरों और गद्दियों से जुड़ा हुआ है, और बहुत उसकी एक साख और प्रभाव हुआ करता था, अभी भी है। परंतु एक चीज़ की चर्चा इस समय पंजाब में कोई नहीं कर रहा, वो इन डेरों की सबसे बड़ी चिंता से जुड़ी हुई बात है। पंजाब में दुनिया का सबसे बड़ा चर्च बनाने के लिए फंडिंग होती है और उसके लिए काम होता है। पंजाब में कन्वर्जन की एक लहर आई, फिर ये हुआ गुरुओं की ज़मीन पर हर गांव में पास्टर और पास्टरनी इस समय आपको मिल जाएंगे किसी भी गांव में। मगर ये राजनीति के मुद्दे क्यों नहीं है? तो डेरों की ये तो चिंता है, डेरे छिटक कर जाएंगे तो इसके विरोध में वो पीछे खड़े होंगे, मगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ओन करने के लिए इसमें तैयार नहीं है। आप दूसरा इसका जो मुद्दा है कि जो नया प्लेयर है वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, यानी आम आदमी पार्टी जो अब आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रही है। तो मैं ये मानता हूँ कि भारतीय राजनीति में राजनीतिक कलाबाजी के सबसे बड़े खिलाड़ी के तौर पर अरविंद केजरीवाल पर्याप्त मझ चुके हैं। और 3-4 ऐसी चीज़ें आपको दिखाई देंगी, जैसे पंजाब में ड्रग्स, नशा एक बहुत बड़ा मुद्दा था। और आप याद कीजिए, उड़ता पंजाब जिस समय फिल्म आई थी, पूरी आम आदमी पार्टी उड़ता पंजाब फिल्म के साथ खड़ी हुई थी। मगर दिल्ली में आज ठेके खुलवाना, महिलाएं कह रही हैं कि बच्चों को बिगाड़ने का ठेका ले लिया आपने, मगर पंजाब में दूसरी तरफ भगवंत मान को आगे लाके चुनाव लड़ना,
इसके साथ ही एक और चीज है कि विक्रमजीत सिंह मजीठिया पर जो आरोप लगे थे, बाद में अमृतसर में से जब आम आदमी पार्टी के कार्यालय से निकलते हुए उनकी फोटो आई, बिना शर्त माफी अरविंद केजरीवाल जी ने दे दी, तो लोगों ने कहा कि ये क्या हो गया, बिल्कुल एकदम से अरविंद केजरीवाल कैसे बदल गए। एक और बात हुई कि वहां पंजाब में अरविंद केजरीवाल ने हिंदू समाज की सुरक्षा का मुद्दा उठाया, मगर दिल्ली में ताहिर हुसैन उन्हीं के दिल्ली दंगों में उनके आप जो मुद्दे उठा रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, लेकिन पंजाब की अगर हम राजनीति को देखें, मतदान हो चुका है, 10 मार्च को जो परिणाम सामने आएंगे, जो एग्जिट पोल तस्वीर पेश कर रहे हैं विशाल जी। एक सवाल और है मनोज जी, और वो मैं हितेश जी और संजय जी दोनों को लाना चाहूंगा। अगर रोहन हमारे साथ जुड़े होंगे तो एक छोटा सा जवाब 1-1 मिनट में अगर जवाब दे पाए वो, क्योंकि हम सब पॉलिटिकल प्लेयर्स की बात कर रहे हैं पंजाब में। और हितेश जी आपसे शुरू करूंगा। आम आदमी पार्टी की बात की हमने, कांग्रेस की बात की, भारतीय जनता पार्टी के अगर प्रोस्पेक्ट्स की देखें और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो सफर है, राजनीतिक सफर इस प्रदेश में वो रहा है। शिरोमणि अकाली दल भारतीय जनता पार्टी की सबसे पुरानी साथी थी, वो गठबंधन टूट गया। अब जिसके साथ गठबंधन है वो लगभग 4.5 साल तक उन्होंने दूसरी पार्टी के मुख्यमंत्री के तौर पर सरकार चलाई, और जो ये एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं उनसे लग रहा है कि कोई खासा फायदा भारतीय जनता पार्टी को भी हुआ नहीं वहां ये गठबंधन करने से। तो आपको लगता है कि शायद शिरोमणि अकाली दल के साथ ही रहते तो बेहतर रहता? नहीं, मुझे लगता है कि ये जो पंजाब में स्थितियां बदली हैं, हर पार्टी के लिए एक ज़रूरत नई तरह की बन गई। जैसे शिरोमणि अकाली दल के लिए ज़रूरत थी अपनी खोई हुई ज़मीन को वापस हासिल करना, और कांग्रेस के लिए थी कि अंतर्कलह से मुक्ति पाकर खुद को दोबारा स्थापित करना। आम आदमी पार्टी और भाजपा ऐसे थे जिनके पास खोने के लिए इस राज्य में कुछ भी नहीं था। मगर आपने कहीं पर भी राजनीति देखी होगी, ऐसा नहीं देखा होगा कि जो छोटा प्लेयर है वो ज़्यादा सीटें लेके लड़ता है। भाजपा ने इस बार ये काम किया है, यानी कि उनको ये इलेक्शन सरकार बनाने के लिए नहीं, संगठन विस्तार के लिए लड़ना था, और वो उस काम में उन्होंने डील कर लिया। So they've done what was best for them. संजय जी, Vishal, BJP and Akali Dal severing their ties was a result of a certain developing situation out there. We all know that Akali Dal initially supported those 4 reformist agricultural sector reformist bills, and subsequently they gone back from there, and they thought that to regain their lost ground they have to align with whatever anti-Modi forces were there. Having said that, there used to be a regret among BJP workers and activists, supporters and sympathizers including, that why BJP is not expanding its base in Punjab. When they were allies with Akali Dal. The issue was raised before leadership, and time and again they were told that this is a border state where certain section of people are aligned with Panthik thought, and Akali Dal represents that. We therefore have to make a very delicate balance. While making that delicate balance, the BJP ceded its ground. There was need for a new party to come in because Akali Dal was losing its credibility. Congress all across the nation was losing its ground. There was a need for a party. BJP on that particular count, to my assessment, slipped that chance, and Akali Dal Aam Aadmi Party filled that vacuum. That's a very interesting part. Rohan, your views there quickly before we move on to Uttar Pradesh. You've already pointed out that in your view, everybody other than Congress and Aam Aadmi Party were also ran in these elections. But if we have to analyze and understand about the political parties like the BJP or the Shiromani Akali Dal and the new outfit led by Captain Amrinder Singh as well. Do you agree with what Sanjay ji is pointing here, that perhaps this was a good chance for the BJP to go ahead and capture more ground there, something which Aam Aadmi Party, as per the exit polls, seemingly has done, although we'll get the clear picture tomorrow only? No, of course, there's no point denying the fact that BJP did have an outside chance, because Captain Amrinder is a very tall Jat Sikh leader. People tend to forget that not only that he is a 3-time chief minister, but ex-chief minister, but he was also the president of All India Jat Mahasabha. Now, when you are the president of All India Jat Mahasabha, you happen to have a lot of Jat Sikhs pulling towards you only because of your position that you have held. But I feel that BJP sent both Gajendra Shekhawat and or probably recruited Manjinder Singh Sirsa, a former Akali Dal leader, or the other Akali Dal leaders very late.
this should have come probably. BJP had to become even a player or a force to reckon with. This should have come at least 4 to 5 months before elections, not at this last stage. Okay. Although in politics, I mean, it's an old saying that, I mean, there's no timing for anyone to come in this late. Indeed. But let me also tell you that in 2017, it was Priyanka Gandhi who brought in Navjot Singh Sidhu just 15 days before elections, and he changed the entire game after being so successful in 32 rallies which he held. And out of those 32 rallies he held, he helped Congress win about 30 seats. So, I mean, there can be still probably a possibility. Indeed, Rohan, and perhaps, you know, the comparison which you made there with Navjot Sidhu being brought in 15 days before the elections in 2017. Again, in these elections, many analysts believe that is also a very important factor. How important and how detrimental or positive for which party will be clear on 10th only. We'll have some exit polls are actually saying that Sidhu might lose his election. Well, we'll have to wait and watch. We'll have to wait and watch tomorrow, and that'll be an entirely separate and different discussion for at least 15, 20 odd minutes when we are going to talk about Punjab tomorrow. But let's now look at the biggest state, the largest state which went to polls, in these assembly elections, and that is the state of Uttar Pradesh. All eyes there on this particular state, 403 seats. We'll try and understand what the exit polls are pointing out, what exactly is the picture which is emerging. But before that, let's look at what transpired in 2017. Who won, how many seats, and with what vote percentage. Over to you, Amrita, once again. और शुक्रिया विशाल। मनोज, सबसे बड़ी विधानसभा, सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश की बात करें तो 403 विधानसभा सीटें, और इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है कि अब तक के 14 प्रधानमंत्रियों में से 8 जो है इसी प्रदेश ने दिए हैं। पहला विधानसभा चुनाव 1937 में हुआ था। उत्तर प्रदेश हर लिहाज से कहा भी जाता है कि दिल्ली का रास्ता यहां से होकर गुजरता है। 2017 की तस्वीर देखिए आपके सामने इस वक्त हम लेकर आए हैं और अपने दर्शकों को दिखाना चाहें कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से क्लीन स्वीप किया था। आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी 312 सीटों के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो उत्तर प्रदेश विधानसभा में उभरी हुई थी। उसके बाद समाजवादी पार्टी, उसको 47 सीटें मिली थी, और उसके बाद बीएसपी 19 सीटों पर, कांग्रेस की बात करें तो महज 7 सीटों पर सिमटी थी, और अदर्स को जो है वो 18 सीटें मिली थी। तो ये उत्तर प्रदेश विधानसभा की 2017 विधानसभा चुनाव की तस्वीर है आपके सामने। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन है वो बेहतरीन रहा था। और आप ये देखिए वोट शेयर में भी आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 40% वोट शेयर लेकर सबसे बड़ी पार्टी बनने का जो रुतबा है, खिताब हासिल किया था। उसके बाद जो नंबर था वो समाजवादी पार्टी का था 22% के साथ, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 6.25% के साथ आप देख सकते हैं, और बीएसपी को 22% वोट यहां पर आप देख सकते हैं मिले थे। साथ ही अदर्स के खाते में 9.75% जो है वो वोट शेयर गया था। तो ये तस्वीर है भारतीय जनता पार्टी का उम्दा प्रदर्शन। और इसके साथ ही अगर हम रीजन वाइज बात करें, वेस्ट की अगर हम सबसे पहले बात कर लें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो 109 सीटें हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। 136 में से 109 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। 21 जो हैं वो एसपी को मिली थी, बीएसपी को 3 और 2 आईएनसी को, जबकि अदर्स के खाते में 1 सीट गई थी। तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 2017 की तस्वीर। और अब चलिए आ जाते हैं बुंदेलखंड की ओर। यहां पर क्लीन स्वीप किया था भारतीय जनता पार्टी ने। 19 सीटें हैं इस रीजन में, और भारतीय जनता पार्टी को पूरी 19 सीटें मिली थी। और उसके बाद अगर अवध की अगर हम बात कर लें तो अवध में 106 सीटें हैं। 106 में से 84 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, 97 सीटें मिली थी अवध में, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 142 सीटें हैं, जिसमें 100 भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। तो ये 2017 की तस्वीर है, भारतीय जनता पार्टी का बेहतरीन प्रदर्शन, और कहा यह जा रहा है कि इस बार भी वही प्रदर्शन दोहराने की राह पर है भारतीय जनता पार्टी। ओवर टू यू विशाल। शुक्रिया अमृता। अगर विशाल मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो इस प्रदेश पर इस बार पूरे देश की और दुनिया की निगाहें लगी हैं, क्योंकि सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला ये प्रदेश, 403 विधानसभा सीटें, और जितने भी एग्जिट पोल उभर के सामने आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार साफ तौर पे बनते हुए नजर आ रही है। अगर इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया के
एग्जिट पोल की बात मैं करूं तो यूपी में बीजेपी गठबंधन को 288 से 326 सीटें ये एग्जिट पोल दे रहा है। इसके हिसाब से 288 से 326 सीटें मिल सकती हैं। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 71 से 101 सीटें, बीएसपी को 3 से 9 सीटें, कांग्रेस को 1 से 3 और अन्य को 2 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। इसी प्रकार टाइम्स नाउ और वीटो एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को प्रदेश में 225, समाजवादी पार्टी गठबंधन को 151, बीएसपी को 14, कांग्रेस को 9 और अन्य को 4 सीटें मिल सकती हैं। टुडेज चाणक्य के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 294, समाजवादी पार्टी गठबंधन को 105, बीएसपी को 2, कांग्रेस को 1 और अन्य को 1 सीट मिल सकती है। अगर सी वोटर की बात मैं करूं तो उसके मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 288 से 244 सीटें, समाजवादी पार्टी गठबंधन को 132 सीटें से लेकर 148 सीटें, बीएसपी को 13 से 21 सीटें, कांग्रेस को 4 से 8 और अन्य को 2 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। ग्राउंड जीरो रिसर्च के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 180 से 220 सीटें उत्तर प्रदेश में मिल सकती हैं। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 168 से 208 सीटें एग्जिट पोल के मुताबिक मिलती हुई दिख रही हैं। एग्जिट पोल जो एजेंसी है उसको बीएसपी को 2 से 12 और कांग्रेस को 2 से 8 सीटें मिल सकती हैं। जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है उसमें जितने भी एग्जिट पोल आए हैं उसमें एक बात साफ तौर पर है कि बीजेपी को बढ़त है। हमारे साथ इस समय उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे समझना जरूरी है उत्तर प्रदेश के मामले में जो एग्जिट पोल आए हैं। आशुतोष जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। और मैं आपसे जानना चाहता हूं जो एग्जिट पोल ये तस्वीर दिखा रहे हैं इसके क्या मायने हैं, आप क्या सहमत हैं? क्योंकि जो रियल परिणाम है, जो असल तस्वीर है वो 10 मार्च को हमारे सामने आएगी, लेकिन एग्जिट पोल को लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, कई तरह की बातें की जा रही हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए, एग्जिट पोल पर सवाल उठाने का तो कोई बहुत मतलब नहीं बनता। इसलिए नहीं बनता कि उसमें ये 48 घंटे पहले आते हैं तो इसमें किसी का क्या इंटरेस्ट होता है और इससे किसी को क्या मिलेगा कि उसमें वो गलत करे या कोई उसमें कोई शरारत करने की कोशिश करे। तो मैं उसको तो नहीं, और वो ये कहना चाहिए मैं कि 1-2 दिन के लिए लोग वोटर भी खाली होता है, लोग भी खाली होते हैं, तो एक चर्चा का एक बहाना मिल जाता है। असली चीज तो कल सामने आएगी। मैं एग्जिट पोल पर जो है उस पर तो बहुत ना कह के, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि मुझे उत्तर प्रदेश में बहुत जगह मैं गया, बहुत जगह जाने का अवसर मिला। मैं जो देख पाया वहां पर वो कानून व्यवस्था बहुत दूर तक असर कर रही है और राशन बहुत दूर तक असर कर रहा है। और कानून व्यवस्था केवल माफिया की नहीं है। जैसे बस्ती में हम गए तो वहां एक किसान ने कहा कि हम अपने यहाँ, अब हमको भैया रात में मोटर देखने नहीं जाना पड़ता खेत पे, पंप के। क्यों? उसने कहा चोरी नहीं होता। अब आप ये सोचिए कि ये बहुत साधारण सी बात है। एक हम टुल्लू एक मोटर पंप की बात कर रहे हैं, लेकिन ना वो जाता है ना उसकी पत्नी जाती है। और जब वो खेत में रात में नहीं जाते तो जानवर आने का, सांप आने का, किसी और प्रकार की किसी आशंका वो अपने आप समाप्त हो जाती है। इतने लेवल पर अगर कानून व्यवस्था उतरी हुई है, अगर लोगों को ये एक राहत है, तो आप ये विश्वास जानिए कि चुनाव परिणाम पर इसका असर पड़ना है। और अगर मैं एग्जिट पोल को ये जैसा अभी आपने कहा कहूं, तो वो जो दिख रहा है वो एग्जिट पोल पर वो असर दिख रहा है कानून व्यवस्था और राशन का। लोगों को बहुत राशन मिला है, लोगों को इतना राशन मिला है कि ये जो अपने घर से निकल के लोगों ने वो अक्सर गलियों में सुनाई पड़ता था कि मोटा अनाज ले लो, मोटा अनाज ले लो, तो लोग राशन बेच रहे थे। वो पैसा नकद महिला के हाथ में आ रहा था, वो बहुत काम कर रहा है। और राजनीतिक तौर पर एक चीज और है जो हम कहें, वो कल मालूम चलेगा। बहुजन समाज पार्टी का बहुत सारा वोट भाजपा को जाता हुआ दिखा है जी। और ये जो चुनाव है से कल आप अगर ये परिणाम वैसा ही आता है जैसा कि एग्जिट पोल कह रहे हैं, तो आप देखिएगा कि बहुजन समाज पार्टी की राजनीति बदलेगी, समाजवादी पार्टी की राजनीति बदलेगी, बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक की राजनीति बदलेगी और कांग्रेस आएगी। जी, बिल्कुल। संजय जी, I'd like to bring you in here,
this is the largest state we're talking about. This is the state which every political analyst in the country say that is very crucial for anybody who wants to, rule the country from Delhi, that is, form the government at the center. And, though it is an assembly election, but it becomes really important for any political party to wield power in these elections if they want to move further. The question is, what the exit polls are pointing out, one, and two, if we have to analyze that and juxtapose it to what transpired in 2017, how would you look at it? See, 2017 elections and 2022 are slightly different elections. For the simple reason that 2017, it was Prime Minister Modi's face which BJP projected to throw Akhilesh out and gain power. 2022, Yogi Adityanath, his face, Prime Minister Narendra Modi's goodwill is there. He is there at the center, and the double engine government that he talks about, that of course is there. Now, UP, everybody is very keen to know about UP. Those who have no connection whatsoever are also keen to know about UP than Uttarakhand or Goa or Punjab to some extent, or Manipur. The tempers also run very high. Some people who have not visited UP, not spoken to anybody, not talked to anybody, nor do they understand the caste politics there or situations on the ground, they gave a verdict that BJP is going to be ousted. And there is a wave in favor of Akhilesh Yadav. That conversation was also going on parallelly to voter actually making whatever decision he or she had to make on the ground. That was completely, I would say, that had no basis on the ground. I traveled across the state. A few things are very important. As Shukla ji was saying, of course, I would say the term used out there was Gundai Khatam. Gundai Khatam. Pehla cheez, first thing, law and order and security for women and so on and so forth, the issues that we pointed out. Yes, some people, many farmers who did not go to check their Tullu pump, of course, went out to check whether chutta janwar is there or fasal ka nuksan to nahi kar raha hai. That concern was there. But was that concern so overriding that it would actually change voters' preference to vote for Yogi or not to vote for Yogi? Of course not. That thing was not there. Then you have that Muft Ration, Kisan Garib Kalyan Yojana ka ration, of course, another very important thing. Then you have housing, then you have infra development. 5 things, I would say: integrity of the Chief Minister, Prime Minister Narendra Modi's goodwill, the kind of reach that he has. When you hear voices on the ground कि मोदी के पहले गरीब सरकार तो इतनी बनती थी, मोदी के पहले किस सरकार ने हमें क्या दिया, मोदी जी आए हैं तब दिए हैं, अब योगी जी दे रहे हैं. When you hear that, ये जानवर आ गए, कुछ लोग जानवर वाला इशू बनाए हुए हैं, जानवर में आ गए तो मोदी जी इसमें क्या करेंगे, योगी जी क्या करेंगे. People actually often mistake when some person talk about chutta janwar, they mistakenly think that he is voting against Yogi government or BJP government and voting for Akhilesh. Okay. Another thing which I found about integrity and time spent and development, what has happened here, I was told by a farmer there, a farmer family there, that now once your whatever fasal is procured by the central agencies, you get your payment via DBT within 72 hours. That is a huge achievement. Prior to that, there were other several schemes that were actually functional on the ground. Fair and transparent. Fair and transparent to an overwhelming mass of people that since 2014 has made their preference for the BJP, and therefore BJP has retained its support base amongst other caste, amongst OBC, amongst MBC, the most backward caste among this thing, and splinters of BSP, which I call, including sections of Jatau, are voting for the BJP, not for the Samajwadi Party, as many people have projected. Okay. Also, since Congress is also decimated completely, Priyanka Gandhi, ladki hu, lad sakti hu. I often wonder as to what kind of slogan this was, because in Uttar Pradesh, if somebody had copyright over this slogan, it was Mayawati, not Priyanka Gandhi. And if somebody else had copyright on this particular slogan, it was Smriti Irani who defeated Rahul Gandhi, not Priyanka Gandhi per se, and whatever other people may claim. But this was a point
it was like Naya scheme. You talked about Naya scheme in social media, on Instagram. You even now I see reports written by some whosoever, and they say this scheme has so many Instagram kind of this thing, Twitter following this much and retweets this much. What is happening on the ground? That having said, Yogi Adityanath is now a mass leader in UP. Those who like it have liked it. Those who don't like it also have to accept this particular thing. Okay. Akhilesh Yadav, to best of his best chance was 2012. Okay. When Samajwadi Party got 29% vote. जी. Akhilesh Yadav, Samajwadi Party is not adding, I repeat this, not adding beyond MY. Muslim consolidation, of course, is total in favor of Akhilesh Yadav. So is broadly Yadav population. What about the alliance partner, the RLD, and then the first phase of elections? See, I'm Since you're afraid talking to about say, the I'm vote afraid bank. to say tomorrow results are going to come. I would not at this moment say, but you'll see, there are 4 catalysts in Akhilesh Yadav's scheme of things. From Western UP, Jan Chaudhary. Then you had Om Prakash Rajbhar. Then you had Swami Prasad Maurya. People said the earthquake जी, संजय जी, proportion has happened. संजय जी, विशाल Tomorrow, जी, just जी, one line. जी. Tomorrow, just one line. When results come, you'll see earthquake has gone other way around. Okay. You'll get earthquake kind That'll of. be- that'll be very results interesting. about That'll be जी, very this बिल्कुल kind. बिल्कुल बिल्कुल 10 मार्च को जब चुनाव आयोग परिणाम घोषित करेगा वास्तव असल तस्वीर आएगी, लेकिन एग्जिट पोल जो तस्वीर दिखा रहे हैं उसको समझना जरूरी है। दरअसल अगर सभी एग्जिट पोल बीजेपी को बड़ा दिखा रहा है उत्तर प्रदेश में तो कोई तो बात होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। और आशुतोष जी मैं आपसे भी समझना चाहता हूं, आपने कहा, संजय जी ने कहा कि राशन एक बड़ा मुद्दा रहा, उत्तर प्रदेश में लोगों को राशन मिला, कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा रही, सरकार का सुशासन का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, ये तमाम मुद्दे रहे। लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में एक बात और कही जाती है कि जात की राजनीति जो होती है वो विकास पर भारी पड़ जाती है। अजगर शब्द एक होता था, तो क्या असगर वाला वो शब्द जो था, जो राजनीति थी, वो फेल हो गई? एग्जिट पोल के हिसाब से तो लग रहा फेल हो गई। जी देखिए, आप अजगर की जो राजनीति है उसके पहले एक अर्चक संघ हुआ करता था जो जी। जगह जगह रामचरितमानस की प्रतियां जलाता था किसी जमाने में, पुराने लोग जानते हैं। कहाँ है वो? इसको देखिए, पूरी जो ये चुनाव की कवायद है उसमें 1-2 चीजें बहुत स्पष्ट समझनी चाहिए। वो ये है कि एक प्रशासक के तौर पर योगी जी के बारे में 2 बातें बहुत स्पष्ट आई हैं और जो बहुत नीचे तक गई हैं, और वो ये है कि वो बहुत परिश्रमी हैं, बहुत कर्तव्यनिष्ठ है और बहुत ईमानदार है। ये बात आप 5 साल की सरकार चली है और कोई गायत्री प्रजापति नहीं है, कोई बाबू सिंह कुशवाहा नहीं है, कोई नसीमुद्दीन सिद्दीकी नहीं है, किसी की भैंस पकड़ने के लिए पुलिस नहीं जा रही है। क्या आपको लगता है कि लोग इन चीजों को नहीं देखते? वोटर, मैं कहना चाहूंगा, हमारा जो वोटर है इस देश का, वो बहुत बहुत समझदार है। हम लोग उसके बारे में बहुत बातें करते हैं, लेकिन वो चीजों को बहुत बारीकी से देखता है, समझता है और अपने अंदर बैठा लेता है। हमको लगता है, हम खास करके जो बुद्धिजीवी है, जो पत्रकार है, बड़ी समस्या आ गई है कुछ वर्षों से कि हम जो चाहते हैं हम वही कहते हैं। हम जो देखते हैं, एक तो देखते नहीं है, उसको महसूस नहीं करते और करना नहीं चाहते अपने अपने कारणों से। जी, योगी जी के बारे में जो मैंने, जैसे ये कोरोना की जो आई लहरें, क्या कारण है? ये एक रहस्य बताया गया कि केरल महाराष्ट्र में इतना हुआ और यूपी में नहीं हुआ। क्यों? यूपी में तो इतनी सुविधाएं नहीं है। लेकिन मैं छोटे सा एक कारण बताता हूं, और तब आप इस चुनाव के जो आज 10 मार्च को कल होगा, या जो एग्जिट पोल ने दिखाया है, वहां तक आने के लिए आपको थोड़ा पीछे वहां जाना पड़ेगा, जहां एक मुख्यमंत्री अपने डॉक्टरों और अपने अधिकारियों के साथ बैठ के रोज मीटिंग करता है और वो ये पूछता है कि जो ये क्या, देखिए, वो जो प्रवासी आ रहे थे तो उनके लिए जो खाने के वो बनाए गए थे, क्या खाना खा रहे थे वो, कि वहां पर पूरी के साथ सब्जी क्या दे रहे। ये बहुत छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, वो लोग इसको महसूस करते हैं। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। जब आपकी जो सरकार है वह माफिया पर, गुंडों पर एक साथ चलती हुई दिखाई देती है, उन पर एक कानून का एक राज कायम करती है, तो लोगों को ये ठीक लगता है। जी, ये वो चीजें हैं। बिल्कुल मोदी आशुतोष जी, एक नारा यहाँ चला
बिल्कुल बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि आम आदमी से जो जुड़ी चीजें होती हैं वो उसको प्रभावित करती हैं। जाहिर सी बात है कि जाति की राजनीति का समर्थन ना तो हम कर सकते हैं, ना करना भी चाहिए। जाहिर सी बात है मुद्दे आम आदमी से जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश की बात अगर हितेश जी मैं आपसे समझना चाहूं, जो एग्जिट पोल तस्वीर दिखा रहे हैं इसके अनुसार अगर जो सर्वे उभर के सामने आए, मुद्दों की बात जब हमने की, मुद्दों की बात समझनी चाहिए तो उसमें राशन का मुद्दा उभर के सामने आया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो नेतृत्व है वो मुद्दा उभर के सामने आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद का अपना जो करिश्मा है, उनकी जो लोकप्रियता है, जो उनका नेतृत्व वो उभर के सामने आया। इसके अलावा तमाम जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उसको भी जनता ने हाथों हाथ लिया। चाहे बात मैं रसोई की करूं, उज्ज्वला गैस उस योजना की बात करूं, आप कैसे देखते हैं इन सब चीजों को? मनोज जी, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश मेरा पीछे लगातार जाना रहा और गोरखपुर मतलब गाज़ियाबाद से लेकर गोरखपुर तक अगर उत्तर प्रदेश में मैं कहूं कि मैं बड़ा एक्सटेंसिवली घूमा हूं तो इसमें गलत नहीं होगा। और हमारे लिए ये बात पांचजन्य के लिए ये इसलिए भी महत्व की है क्योंकि चुनाव से पहले हमने जो स्टोरीज़ की थी उसमें लोगों को लगा कि हम कुछ अतिशय आंक रहे हैं, ऐसा होगा क्या, ऐसे सवाल उठाए, परंतु वो बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट और फैक्चुअल चीज़ें थी। क्या लोगों को तर्क और आंकड़े समझ में नहीं आते हैं या उनके जीवन में ये बदलाव नहीं है? जैसे संजय जी ने कहा, मैं उसको एक लाइन में कहता हूँ, लोगों का जो वोट पड़ेगा, जो नतीजा निकलेगा वो वोट इस बात पर भी होगा कि छुट्टा बदमाश ज़्यादा खतरनाक होता है या छुट्टा जानवर ज़्यादा खतरनाक होता है। और मैं 3-4 चीज़ें, क्योंकि खेती किसानी वाला राज्य है ये, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के राज्य में जो 10 सालों के दौरान चीनी का उत्पादन अगर हम देखें तो वो 64 लाख टन का था और इस बीच में अगर देखें तो 116 लाख टन वो हो गया है। किसानों को भुगतान बहुत तेजी से होने लगा है। दूसरी चीज़ कि आत्महत्या की अगर बात देखें तो पहले जो दर आती थी प्रति वर्ष करीब 745-750 तक आत्महत्याएं होती थी। 14 के बाद वो 100 से नीचे भी गया और कभी मतलब 125 भी टच नहीं कर रहा वो आंकड़ा। ऐसा क्या किसानों की जीवन में बदलाव हुआ है? तो कोविड के दौरान के काम हो या बाकी खेती किसानी की सिंचाई की बात हो, उनको फसल की बात हो, खातों में नगद पहुंचाने की बात हो, जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ काम हुआ है वहाँ राशन है, प्रशासन है और महिला है। ये 3 बड़े मुद्दे होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। बट हितेश जी, लेकिन अगर आंकड़ों की बात जाए, मुद्दे आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया, आपने बताया, संजय जी ने बताया, आशुतोष जी ने भी कई मुद्दों का जिक्र किया और किस तरह से जो समीकरण है उनकी बात हुई। लेकिन मैं अगर सिर्फ एग्जिट पोल्स की, क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं, हालांकि कल सुबह तस्वीर साफ होनी शुरू हो जाएगी और पता चल जाएगा कि क्या वो एग्जिट पोल जो कह रहे हैं वो सच है या उससे और इतर सच है या उससे बेहतर सच है। हाँ। वो सब पता चलेगा। लेकिन आज की तारीख में जो आंकड़े इनकी तरफ देखें तो एक चीज जो उभर के सामने आ रही वो ये आ रही है कि समाजवादी पार्टी की जो स्थिति 2017 में थी उससे निश्चित रूप से बेहतर स्थिति एग्जिट पोल बता रहे हैं। और जिस तरह के एक कहा जाए कि जीत, एक बहुत बड़ी जीत 2017 में भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, उससे थोड़ा सा कम आंकड़ों के हिसाब से वो दिख रहे हैं। तो ये जो अंतर है ये क्यों हो रहा है आपके साथ? देखिए, जब एक जगह कहीं पर भी सैचुरेशन आ जाता है तो ये कहा ही जाता है। और समाजवादी पार्टी की जितनी ख़राब हालत हुई थी उतनी ख़राब हालत वाली पार्टी नहीं थी, वो बड़ा प्लेयर थी वहाँ की। तो मगर अगर एक लाइन में अगर अभी की बात कहें तो भाजपा के लिए जो बसंत का मौसम है उसमें कमल कितना मुरझाएगा और समाजवादी पार्टी की पैडल आप कितना मार लेंगे, 47 से पैडल आगे कितना मार लेंगे, ये दोनों चीज़ें कल देखने वाली हैं। और भाजपा के पास दिखाने के लिए बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे। कोई ये बताए कि भाजपा इस कारण से चुनाव हार रही है, ये इसके आगे जगलरी ऑफ वर्ड्स बहुत सारी होती थी, गिनाने के लिए तथ्य नहीं थे। तीसरा जो दल है जो कि बहुत महत्वपूर्ण, जिसके आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं यहाँ पे, वो है बीएसपी जी। और वो जो संख्या है वो जिस तरह से ना उसमें बहुत बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है, तो वो किसका फायदा नुकसान हो रहा है उससे? जी बिल्कुल, आपने जो कहा उसका मैंने जो 3 चीज़ें, महिला, प्रशासन और राशन, जो राशन का फैक्टर है बिल्कुल हाशिए पर पड़ा हुआ जो वंचित वर्ग है, अनुसूचित जाति जनजाति की एक बड़ी संख्या है, वो एक कमिटेड वोटर होता था। मगर जो लोग राजनीति करते हैं जातियों की, वो भूल जाते हैं कि गांव देहात तक आपने दोनों ने आमने सामने खड़े होकर ये एक दूसरे को चुनौती दी है, ये इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। वो वोटर किधर जाएगा, ये कोई बड़ा राजनीतिक पहेली नहीं थी। और वो लगातार इस संकट काल में भाजपा से जुड़ा, उससे उसका एक आत्मीयता और जुड़ाव बना। अगर आप देखेंगे तो अभी वहाँ एक टर्मिनोलॉजी चली थी कि 2 तरह का राशन मिलता है,
एक योगी का राशन मिलता है, एक मोदी का राशन मिलता है। जो योगी का राशन मिलता है उसमें नमक और तेल भी होता है। ये गांव देहात का आदमी बता रहा है। तो ये भाजपा के लिए कनेक्ट है, वो उसका परंपरागत वोटर नहीं है, मगर इस बीच में एक कनेक्ट डेवलप हुआ है और लोगों की चिंता करने के कारण ये एक सदाशयता का बेनिफिट मिलता हुआ मुझे दिखता है भाजपा को। Sanjay ji, same question to you in terms of, you know, the BSP, the political player. That seemingly is the key or the answer to a lot of questions which are being asked about as to why a particular party is not able to go up to an extent where it can form the government, or why a particular party is not able to, is not coming down to an extent where it can't form a government. Do you agree? Well, answer this and also to the question that you asked to Hitesh ji. See, 2017 was a unique election. Prime Minister Modi's face was there, and he was the face of the BJP. He was in government from 2014 to 17, and people voted overwhelmingly for the BJP. There was also deep anger against Akhilesh Yadav. Those who did not want to read it, did not read it on the ground. When I wrote those stories as to why BJP was winning and winning very comfortably, then many questions were asked to me. Many my friends asked those questions to me. In these elections, the answer to your question as to why 2003-12 and with allies 325 numbers are perhaps not going to be a reality. 2 years of COVID, and also these elections becoming bipolar election, whereby you may not like to talk about caste, but caste is a reality on the ground. Also about caste-based parties. The caste-based parties, the followers of those caste-based party, वो जाति के आगे फिर उसके साथ क्या करप्शन है, क्या गुंडाई है, क्या बाकी चीजें हैं, वो नहीं देखती, because they feel empowered and they also had benefited. But that's an unfortunate reality. That's unfortunate reality from the previous government. Now total consolidation of M, which is Muslim, and total consolidation of Y, which is Yadav, plus some incremental votes here and there, but unfortunately those incremental votes are not coming in bulk to the Akhilesh Yadav, only splinters from here and there. If you go by UP's population, there is no caste-based census. There is only an estimate as to how many Yadavas are there. But religious-based census is there. Therefore, you know percentage of Muslim population. You add that percentage to the Yadav percentage, and certain sense of disaffection among Jats in Western UP. Then you get the picture, plus add some votes, and then you actually get the picture. This election was like that. The best part is, after 2 years of COVID, the government getting re-elected, no government, no person in Uttar Pradesh since independence, since the time first election took place in 1952, no person having served full term has come back to power. That is going to be a history in 70 years when Yogi Adityanath tomorrow comes back, is re-elected with named designated chief minister. Okay. No party since 1985 has come back to power, and the chief ministers who came back to power were during heydays of Congress: Sampurnanand, Shamacharan Gupta, Hemanti Nandan Bahuguna, and Narayan Dutt Tiwari. But then chief ministers were like the term you used for Goa elections, revolving door chief ministers. They came sometime before elections, a very strong high command who treated their chief minister like revolving door. The change that is going to be there, UP is going to create history in many senses, script many chapters in the history of polity for Uttar Pradesh. I think that is the central message which is going to emanate from the counting tomorrow. विशाल जी, अगर इन 5 राज्यों की विधानसभा चुनावों की मैं बात करूं तो जाहिर सी बात है संजय जी, आपने कहा कि हम अगर जाति की बात नहीं करें, जाति की चर्चा नहीं करें, लेकिन भारतीय राजनीति का एक ये कड़वा सच है कि जाति के आधार पर बहुत कुछ बनता बिगड़ता खेल है। लेकिन अगर हम बदलाव की बात करें, पिछले कुछ अरसे में जो बदलाव देखने को मिले हैं उसमें आम आदमी के मुद्दे जो हैं, बिजली की बात करूं, पानी की बात करूं, सड़क की बात करूं, स्वास्थ्य की बात करूं, शिक्षा की बात करूं, उद्योग की बात करूं, रोजी रोटी की बात करूं, तो वो मुद्दे उभर के सामने आए हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में आज लोग राशन की बात करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात करते हैं, कानून व्यवस्था की बात करते हैं, बिजली कितनी पहले मिलती थी, कितनी बाद में मिली, एक बड़े मुद्दे रहे। लेकिन एक बड़ा बदलाव संजय जी जो और देखने को मिला है, जो महिला वोटर्स हैं
उनका प्रतिशत जिस तरह से बढ़ा है उत्तर प्रदेश में, अगर पिछले 15 सालों की मैं बात करूं, करीब 20% अधिक पुरुषों की तुलना में महिलाएं अब वोट डालने आगे आती हैं। एक ये बड़ा बदलाव है लोकतंत्र के लिहाज से, चुनाव के लिहाज से, आप कैसे देखते हैं, इसकी वजह क्या है? मनोज जी, आपने बड़ा अहम बात कही है। दोनों, एक जो लोग जिस मुद्दे पे वोट करें और महिला वाली बात, थोड़ा समय दीजिएगा। मैं इस मसले पे मैंने काफ़ी घूमा और काफ़ी मेरा उस पर अपना रिसर्च भी है। जब आप देखते हैं इस बार के चुनाव को अगर मैं लूँ, इस बार राम मंदिर भी बना, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी बना। दो ऐसी चीज जिसे बाहर लोग कहते थे कि इसके बेसिस पे एकदम पॉलिटी कम्युनलाइज करके ये कर रहे हैं। वेस्टर्न यूपी में मतलब ये क्लियर हो गया था कि मुस्लिम कंसोलिडेशन किधर है, तो एक रिवर्स पोलराइजेशन होगा, ऐसा लोग कह रहे थे। ऑन द ग्राउंड आप जाते हैं, जब लोगों से बात करते हैं जो बीजेपी के लिए वोट कर रहे हैं, वो कहेंगे वो सब तो ठीक है, वो मंदिर बन गया, वो बनना था, मोदी जी वहाँ हैं, योगी जी हैं। वो मुद्दे की बात करते थे कि वोट तो 5 साल के शासनकाल पे हो रहा है, उस सब पे नहीं वोट हो रहा है, मंदिर पे वोट नहीं हो रहा है। एंड देन वो सारे आपके मुद्दे गिनाने लगते थे। जो अखिलेश यादव के तरफ भी वोट कर रहे थे, उनसे अगर पूछिए सरकार नहीं अच्छी चल रही है, तो अगर आप पूछेंगे कि उन्होंने क्या दिया है, ये दिया है, ये दिया है, हाँ ये दिया है, लेकिन ये बहुत बड़ी इस यूपी इलेक्शन की एक खूबी है कि कम्युनल लाइंस पे, जिसे सो कॉल्ड वो कहते हैं, जो मतलब जो ब्रैकेट हर समय किसी इलेक्शन को अलग चश्मे से देखता है, वो भी नहीं कह पाया कि यूपी इलेक्शन कम्युनल लाइंस पे हो रहा है या मंदिर बना करके। और काशी विश्वनाथ अयोध्या मॉडल है, काशी मॉडल है, दोनों जगह का मंदिर बनना जो सोसाइटी और इकोनॉमी से लिंक्ड है, ज्यादा रिलीजियोसिटी से तो लिंक्ड है ही। उसके साथ महिला वाली जो बात है, देखिए एक महिला जो सदियों से प्रताड़ित थी खेत में जाने के लिए, और एक समय के पहले जा सकती थी और पेट में दर्द लेकर के बेचारी घर में बैठी रहती थी, लोक लाज लज्जा लिहाज तमाम चीज था जिसे इज्जत घर का नाम दिया गया। उसके लिए आप समझ सकते हैं कितना क्या बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। आप किसी गांव में जाइए और किसी के साथ आमतौर पे मौका नहीं मिलता, लेकिन अगर आपको मौका मिला उनके साथ बैठने का, तब आपको समझ में आता है कि वो टॉयलेट क्या मीन करता है। जो बिजली है, जो अंधेरे में जिसने पूरा जीवन गुजारा है और जवानी से लेकर बुढ़ापा तक, उसे जब लगता है कि मेरा बच्चा को पढ़ना चाहिए, और जिस समय वो बिजली आती है और वो टेलीविजन अपने घर में देख पाती है, या वो अपने घर में उसकी बेटी कहीं और जाकर के 2 किलोमीटर दूर जाकर के मोबाइल फोन चार्ज करके लाती थी, जब उसके घर में होता है तो आप समझ नहीं सकते उसको क्या खुशी मिलती है। जो डीबीटी वाला इशू है, क्योंकि वो महिलाओं के खाते में ज्यादा जा रहा है। जब महिला को वो पैसे आते हैं तो फैमिली के अंदर उसका एक एम्पावरमेंट होता है, तो वो वोट कहाँ जाएगा? स्वाभाविक तौर पे जो कर रहा है उसके लिए जाएगा। Okay. Hitesh जी, एक फाइनल वर्ड्स फ्रॉम यू ऑन दिस। महिला वोटर्स की जो बात हो रही है, क्योंकि अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है, और जिस तरह से संजय जी बता रहे थे, ऐसा लग रहा है कि मुद्दे और महिला मतदाताओं का ज्यादा संख्या में, चाहे वो 0.5% ही ज्यादा क्यों ना हो, 1% ही ज्यादा क्यों ना हो, बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आप जब उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की बात करते हैं और वहाँ के जो कद्दावर ताल ठोक रहे हैं उनकी बात करते हैं, तो जिन जातियों में या जिस वर्ग के लिए वो गोलबंदी कर रहे हैं, वहाँ की महिलाओं की क्या स्थिति रही है, वो क्या महसूस कर रही हैं। और महिला सिर्फ अपने लिए महसूस नहीं कर रही होती, वो पूरे परिवार के लिए। उसका जो अभी मेरा जब जाना हुआ, तो जैसे संजय जी बता रहे थे, आपको आम तौर पर अब उत्तर प्रदेश के घरों में एक कोना मिल जाएगा जिसकी दीवारें साफ़ हैं, बच्चा जूम लिंक के साथ में वेल लिट वो कॉर्नर है, वहाँ पर जूम लिंक के साथ वो अपनी क्लासेज और वो सब करता रहता है, बाकी घर में भी। तो माँ को ये देखकर क्या खुशी होती है, इज्जत घर से क्या उसे राहत मिलती है, या दहलीज से बाहर के जो खतरे थे उनके घटने का अर्थ क्या है, ये जो समझने में चूक गए वो उत्तर प्रदेश से चूक गए। जी बिल्कुल, ऑल दीज थिंग्स मनोज जी आर सीमिंगली वेरी वेरी क्लोजली इंटररिलेटेड। विल like to thank our panelists here, Hitesh Shankar ji, Sanjay Singh ji, and Ashutosh Shukla ji as well, for sharing your views and insights. Of course, before we move ahead, let us remind you that this entire discussion was based on exit polls, and the actual results will start coming out tomorrow morning, that is 10th of March, when the counting of votes will begin. We'll come back again starting 8 a.m. onwards with our colleagues, and we'll bring you clear picture of what is happening in all these 5 states, the counting, minute by minute details and analysis as well. So stay tuned to Sunset Television from tomorrow morning at 8 a.m. to get the clear, exact and detailed picture of these assembly election results. Thank you.